व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। व्हाट्सअप एवरीवन, व्हाट्सअप एवरीवन, व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जहां पे हम लोग यूनिट नंबर 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पूरा रिवाइज करने वाले हैं। सारे के सारे लोग आ जाएंगे बढ़िया से। और सर हम लोग आप क्या देखने वाले हैं आज यूनिट 4 को, 3 हमारे यूनिट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बढ़िया तरीके से हम लोगों ने रिवाइज कर चुके हैं 3 यूनिट्स को, और आज हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है ना, सारे के सारे लोग आ जाएंगे। एक बार प्लीज मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए सब कुछ एकदम परफेक्ट है ना। यस दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रेश गांधी। मैं आपको सीए फाउंडेशन का लॉ, सीए इंटर का लॉ और सीए इंटर का ऑडिट, ये 3 सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाता हूँ आपके सीए के जर्नी के अंदर। मेरी जितनी भी क्लासेस होती है ये ultimateca.com के ऊपर, यहाँ पे आप जाके हमारे क्लासेस को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए स्पेशल 26 ये सीरीज, रिवीजन सीरीज लेके आया हूँ, जहाँ पे 26 आवर्स के अंदर मैं आपको सीए फाउंडेशन का लॉ कवर करवा के देने वाला हूँ और पूरी चीजें फिनिश ऑफ करूंगा। राइट, तो ये सारी चीजें हमारी चल रही है। आप स्पेशल 26 की जो प्लेलिस्ट की लिंक है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक बार मैं स्पेशल 26 के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। 26 आवर्स के अंदर हम 7 एक्ट को फिनिश करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखेंगे। ये 27 ऑफ अप्रैल से शुरू हो चुका था, इसकी एंड डेट अप्रॉक्स 15 मई यहाँ पे रहने वाली है। दोपहर में 3:45 PM को ये क्लास लाइव होती है बेटा इसी चैनल के ऊपर, दैट इज अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल के ऊपर। सर कौन से नोट से आप पढ़ाते हो, तो मैं आप आईसीआई मॉड्यूल को रेफर कर सकते हो, या आपके पास अगर मेरी मॉड्यूल है आप मेरे मॉड्यूल को रेफर कर सकते हो, या जिस चार्ट बुक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आप उस चार्ट बुक को भी रेफर कर सकते हो। igsir.in के ऊपर ये चार्ट बुक को आप ऑर्डर कर सकते हो, यानी कि हार्ड कॉपी आपको बुलाना है, या आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप igsir.in के ऊपर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। क्या बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें जो आपसे एक्सपेक्टेड है बेटा कि जो मैं आपको पढ़ाऊं ना, उसको घर पे जाके आपको क्या करना है, क्विकली रिवाइज कर लेना है। और जब आपका रिवीजन हो जाए तो इस वीडियो के नीचे आके टास्क डन ऐसा आपने लिख देना है। इससे एक प्रकार से आप समझिए बात को, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन बना रहता है कि मुझे जाके कमेंट करना है और मुझे ये चीज फिनिश होंगी उसके बाद ही मैं जाके कमेंट करूंगा। और प्लीज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलिएगा। वैसे क्वेश्चंस के ऊपर हम लोगों ने प्रैक्टिस यहाँ पे कर ली है, ठीक है ना। चलिए सर आ जाएंगे सारे लोग। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी सर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मैं आपको चीजें पढ़ाने वाला हूं। मुझे 1 मिनट दीजिए ना, बस 1 मिनट दीजिए बेटा, 1 मिनट। बाकी आप बताइए क्या आप लोगों को कॉन्फिडेंस वगैरह आ रहा है। मैं 1 मिनट, बस एक सेटिंग करना है मेरे को थोड़ा सा। क्या आप लोगों को बढ़िया से कॉन्फिडेंस आ रहा है पढ़ के। है ना, यस, क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, हाँ आ जाओ। अभी हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। आज हम लोगों का यूनिट 4 यहाँ पे चालू होने जा रहा है, जो बात करने वाला है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बोलो जल्दी से, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे करने वाला है। सबसे पहले चर्चा करते हैं सर ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा अर्थ क्या होता है, समझो आप बात को।
हाँ देखिए सर, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर कहूं मैं, तो सिंपल सा अर्थ ये होता है कि जो पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, ये देखो जो दो पार्टीज होती है ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक तो ये परफॉर्म करेंगी ऑब्लिगेशन को, या ये ऑफर करेंगी परफॉर्म करने के लिए। क्या कहा मैंने, बोलो, एक तो ये परफॉर्म करेंगी अपने ऑब्लिगेशन को, या ये ऑफर करेंगी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना, अनलेस अनलेस इट इज डिस्पेंस्ड। डिस्पेंस्ड का मतलब होता है एक्सक्यूज्ड अंडर द लॉ। तो अगर अंडर द लॉ मना कर दिया जाता है उस चीज को परफॉर्म करने में तो बात अलग है, अदरवाइज पार्टीज को क्या करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। क्या, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सारे लोग ध्यान दीजिए। सर ए यहाँ पे क्या करता है, ए यहाँ पे बी से वादा करता है कि मैं आपको 20 रुपए दूंगा, बदले में बी वादा करता है कि मैं आपको बिस्किट पैकेट दूंगा। अपना लेजिट एग्जाम्पल। अब इस केस के अंदर है ना, परफॉर्मेंस कैसे होगा, जब ए 20 रुपए देंगे और बी क्या देगा, बिस्किट पैकेट देगा, तो इसे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। परफॉर्मेंस तो ये हुआ ही। इसके अलावा अगर ए ऑफर करता है, ये लो 20 रुपए बदले में मुझे बिस्किट पैकेट दो, अगर ए ने ऑफर भी कर दिया ना, इसे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया जाता है। ठीक है ना। हो सकता है बी के पास बिस्किट पैकेट नहीं हो तो बी बोले 20 रुपए मुझे बाद में देना, या हो सकता है बी को परफॉर्म ना करना हो, लेकिन अगर ए यहाँ पे ऑफर करता है परफॉर्म करने का, लेना 20 रुपए, लेना बिस्किट पैकेट देना, ऐसा ऑफर भी कर रहा हूं ना मैं 20 रुपए, तो उसे भी क्या बोला जाता है, बोलो 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 जल्दी से, उसे भी क्या बोला जाता है सर, उसे भी कहा जाता है क्या, बोलिए, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। मुझे जरा एक बात बताओ, अगर ए की बेटा डेथ हो जाती है तो कौन इसके जगह कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए आता है और ये बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करता है। क्या कहा मैंने, बोलो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है और ये बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को क्या करता है, बी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करता है। ठीक है ना। तो यस, तो अपन ने क्या बोला, ए और बी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ए और बी वैसे तो परफॉर्म करेंगे, नहीं तो आपको ऑफर टू परफॉर्म करना ही पड़ेगा। और मान लो ए की डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और किसको परफॉर्म करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। पहली बात। अब समझो एक और बात, लेकिन अगर मान लो ये जो बिस्किट पैकेट है ना, ये लॉ के द्वारा बैन कर दिया जाता है, तो मुझे बताओ, लॉ ने अगर कोई चीज को मना कर रखा है कि अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, तो आप क्या परफॉर्म करोगे क्या कॉन्ट्रैक्ट को? नहीं सर, अब हम लोग यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे। समझे आप बात को? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप लोग बात को समझ रहे हो क्या? यस सर, एकदम इजी इजी तरीके से समझ गया। ठीक है, चलिए अब देखो, अब बात करेंगे अगले पॉइंट के ऊपर जो बात करता है टाइप्स के बारे में। ठीक है ना। तो देखो, परफॉर्मेंस का कैसा होता है, दो प्रकार के होता है बेटा। पहला होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और दूसरा होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। क्या होता है बोलो, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर परफॉर्मेंस या ऑफर टू परफॉर्म, तीनों एक ही बात है यहाँ पे। ठीक है, चलो सुनो बात को, मैं जो कह रहा हूँ अच्छे से ध्यान देना बेटा, अभी मेरे को पूरा फोकस आपका इसके ऊपर चाहिए। ठीक है, तो देखो, क्या जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है, एक्चुअली परफॉर्म कर सके। मैं आपको 20 रुपए दे दूं, बदले में आप बिस्किट पैकेट दे दो, इसे एक्चुअल परफॉर्मेंस बोला जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। देखो, मैं कौन हूं बेटा, मैं हूं आईजी सर। ठीक है ना। मैं एक पेंटर हूं। क्या हूं बोलो जल्दी से, मैं एक पेंटर हूं। मैंने क्या करके रखा हूं, मैंने यहां पे बोला, सुनो ना बात को, मैंने यहां पे मनन से कहा, क्या कहा बोलो जल्दी से, मैंने यहां पे मनन से कहा कि मैं तुम्हारा घर क्या करूंगा, तुम्हारा घर पेंट करूंगा और बदले में तुम मुझे क्या देना, 1 लाख रुपए देना। तो इसमें परफॉर्मेंस दो तरीके से हो सकता है। जब मैंने पेंट कर दिया तो मैं कहूंगा परफॉर्मेंस हो गया, या दूसरा देखो, मैं मनन के घर में पेंट करने के लिए जा रहा हूं बेटा, लेकिन मनन है ना घर के दरवाजे ही नहीं खोलता। मनन क्या करता है, छत पे से पत्थर मारता है बेटा ऊपर से, आप समझ के देखो, ताकि मैं घर के अंदर ना आ पाऊं। तो मैंने क्या ऑफर टू परफॉर्म किया ना, मैंने अटेम्प्ट किया ना परफॉर्मेंस के लिए, हाँ, तो इसे बोला जाता है कि आईजी सर अपने ऑब्लिगेशन से मुक्त हो गए। अब अगर मुझे कुछ नुकसान होगा ये कॉन्ट्रैक्ट के नॉन परफॉर्मेंस से, तो मैं मनन से क्या क्लेम करूंगा, मैं मनन से डैमेजेस क्लेम करूंगा। क्या क्लेम करूंगा बोलो, डैमेजेस क्लेम करूंगा। इस बात का ध्यान रखना। तो मैंने क्या कहा, मैं अगर बात करूं तो मैंने, सुनो ना, मैंने कहा एक तो मैं पेंट कर दूं, मनन पैसे दे दे, या दूसरा मैं ऑफर करूं पेंट का, लेकिन अगर मनन मुझे पेंट नहीं करने देता है
तो मैं अपने ऑब्लिगेशन से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन मनन क्या जिम्मेवार रहने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेवार रहने वाला है। इस बात का ध्यान रखना, मुझे डैमेजेस देने के लिए। किसके लिए बोलो? मुझे डैमेजेस देने के लिए, ठीक है ना। तो इसे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो देखो, व्हेन परफॉर्मेंस इज ड्यू द प्रोमिसर, सुनो ना, offers the performance his obligation but promisee refuses to accept performance। मैंने ऑफर किया, समझना, मैंने ऑफर किया लेकिन मनन ने मना किया। अब मनन ने मना किया तो मैं क्या करूं? मैंने तो ऑफर किया ना बेटा, बस ऐसा यहां पे बोला गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए सर, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर द वैलिड टेंडर या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, मतलब ये बोला जा रहा है कि सर यहां पे जब मैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस करूंगा ना, यानी मैं पेंट करने का जब ऑफर कर रहा हूं ना, तो क्या क्या इसके अंदर मौजूद होना चाहिए, मतलब इसको वैलिड करार करने के लिए क्या क्या मौजूद होना चाहिए। क्योंकि देखो, मैंने पेंट का ऑफर किया, मनन ने नहीं करने दिया, तो मनन की गलती, समझ रहे क्या? मनन की गलती। मैं बोलूंगा भैया मैंने तो ऑफर किया था, ला मेरे को पैसे दे, मेरे डैमेजेस, मेरे को जो नुकसान हुआ है मेरे को उसकी भरपाई कर करके, बराबर ना। तो इस अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को वैलिड करार करने के लिए उसके अंदर कुछ चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए बताइए। सबसे पहली बात, इट्स मस्ट बी अनकंडीशनल। मान लो पूरे घर को पेंट करने की बात हो रही थी, मैं मनन को बोल रहा था नहीं नहीं अभी तो मैं हॉल को ही पेंट करूंगा, बाकी मैं 1 महीने बाद करूंगा, ऐसा नहीं चलता, अनकंडीशनल होना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। बेटा मान लो मनन के घर को पेंट करने की बात हुई थी, मैं मनन के ऑफिस में चले जाता हूं पेंट करने, नहीं चलेगा। मैं मनन के रात में 12 बजे बोल रहा हूं दरवाजा खोल पेंट करना है, ये कौन सा समय है रात में 12 बजे पेंट करने का? सुबह जाओ, प्रॉपर टाइम पे जाओ। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए गुड्स को एग्जामाइन करने की। मनन और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था कि मैं नेरोलैक पेंट का इस्तेमाल करूंगा, मैं एशियन पेंट लेके जाता हूं, मैं बर्जर लेके जाता हूं। बेटा ऐसा नहीं चलेगा, सामने वाले को मैंने अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? बोलो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए गुड्स को एग्जामाइन करने की। फिर बोला जा रहा है इट मस्ट बी फॉर होल ऑब्लिगेशन, मतलब पूरे ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए मैंने ऑफर करना चाहिए। क्या? हाँ सर मैंने ऑफर करना चाहिए। क्या आप इस बात को सारे लोग समझे? बोलो बोलो बोलो। तो कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहला बेटा अनकंडीशनल होना चाहिए। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपके साथ, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस होना चाहिए। तीसरा बोला रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामाइन गुड्स होना चाहिए। चौथा बोला इट मस्ट बी फॉर होल ऑब्लिगेशन, पूरे ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए होना चाहिए। क्या? हाँ सर फुलफिल करने के लिए यहाँ पे होना चाहिए, बराबर है क्या? बोलो ना बोलो ना बोलो ना मेरे को जल्दी से। क्या आप इस बात को समझे? क्या है ना? यस सर। आगे बढ़ू मैं? यस सर। अब देखो, अब बात करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन द सक्सेशन एंड असाइनमेंट के बारे में। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना सर। यहाँ पे क्या होता है, सक्सेशन का मतलब क्या होता है, असाइनमेंट का मतलब, आओ मैं आपको समझाता हूँ। सारे लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से फोकस करना, मेरे को है ना प्रॉपर एकदम आपका ध्यान चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। सुनो सुनो, एक एग्जाम्पल दूंगा, खट्टे से माइंड में सारी चीजें चले आएंगी आपके, ठीक है। देखो, असाइनमेंट का मतलब वैसे मैंने आपको समझाया था, बट कोई बात नहीं, वो मैं आपको यूनिट 3 में या यूनिट 2 में मैंने आपको समझाया था कंसिडरेशन में। अभी फिर से समझा देता हूं। देखो, मैं कौन बेटा यहाँ पे? आईची सर। मैंने क्या किया, मैंने प्रणव सर को, समझो ना आप बात को, हमारे जो पीपी सर है ना, हमारे जो प्रणव सर है, मैंने पीपी सर को क्या दिया? 1 लाख रुपए दिया, ठीक है। मतलब मुझे पीपी सर से 1 लाख रुपए लेना है, बराबर है ना? यस सर। अब समझना, अब क्या हुआ, मैंने एमवी सर से मैंने 1 लाख रुपए ले रखे हो बेटा, मैंने 1 लाख रुपए ले रखे हो, बराबर है। किससे? एमवी सर से। मतलब ही क्या, मेरे को एमवी सर को 1 लाख रुपया देना है। तो मैं क्या करता हूं बताऊं मैं आपको, ये जो पीपी सर से राइट है ना मेरे पास 1 लाख रुपए लेने का, इस राइट को, सुनो ना, इस राइट को मैं किसको दे देता हूं? ये अधिकार को मैं एमवी सर को दे देता हूं। मैं एमवी सर को कहता हूं ये राइट है ना आप अपने पास रखो, यानी कि आप चले जाओ सीधा पीपी सर से क्या मांगने? 1 लाख रुपए मांगने चले जाओ, और पीपी सर आपको मना नहीं करेंगे। बोल देना मुझे इंद्रेश ने भेजा है करके, समझे आप बात को? मना नहीं करेंगे, आपको फटके भी मारेंगे अगर, है ना, मजाक कर रहा हूं। तो ऐसे केस के अंदर समझो, इसे बोला जाता है असाइनमेंट। क्या बोला जाता है? बोलो असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई राइट है बेटा, तो मैं उस राइट को ट्रांसफर कर सकता हूं दूसरे पर्सन को, तो उसे असाइनमेंट बोला जाता है। अब ये जो असाइनमेंट है ना, ये कोई भी पर्सन आपस में कर सकते हैं। अब सक्सेशन का क्या मतलब होता है, तो समझो, सक्सेशन का मतलब होता है, मान लो मिस्टर ए है बेटा, ठीक है ना, और मिस्टर ए का एक बेटा है, ठीक है। क्या नाम है इसका? बेटा ए करके इसका नाम है, ठीक है। अब
मिस्टर ए की जब मृत्यु होंगी ना, डेथ होंगी ना, तो मिस्टर ए के जितने भी असेट्स है, मिस्टर ए की जितनी भी लाइबिलिटीज है ना, ये सारी की सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो जाती है किसको? उत्तराधिकारी को, बेटे ए को। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सक्सेशन। क्या बोला जाता है? बोलो, सक्सेशन। अब ध्यान रखना, ये जो बेटा है ना, ये लाइबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन कितनी लाइबिलिटीज के लिए? लाइबिलिटीज अप टू असेट के लिए, ठीक है ना? कितने? अप टू असेट के लिए। मतलब सर मुझे एक बात बताओ, पप्पा की लाइबिलिटीज आई बेटे ए के ऊपर 1 लाख रुपए की, और बेटे के पास असेट्स पप्पा के तरफ से आए 80,000 के, तो ऐसे केस में मैं कहूंगा लाइबिलिटी कितनी होंगी बेटे ए की? 80,000 रुपए की ही लाइबिलिटी होंगी। यानी कि जितने के असेट्स उसे ट्रांसफर हुए हैं अपने पापा से, उतने के ही असेट्स की लाइबिलिटी उसकी आने वाली है। इसे क्या बोला जाता है? बोलो ना, इसे बोला जाता है असाइनमेंट, सॉरी इसे बोला जाता है सक्सेशन। ठीक है, देखो, व्हेन बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सक्सीडेड टू द प्रोसेस ऑफ लॉ, then both the burden or benefits attaching to contract devolved on the legal heir को। In the matter of assignment, however, only benefit can be assigned and not liabilities। क्योंकि अगर liabilities भी assign होती ना, तो मैं बैंक से 1 करोड़ का लोन लेता, आप सबको assign कर देता और मैं चले आता, है ना? तो ऐसे केस में लाइबिलिटीज असाइन नहीं होती है कभी भी, केवल और केवल क्या होता है? केवल और केवल असेट्स असाइन होते हैं। समझे क्या आप बात को? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए? क्या एकदम इजी। क्या अपना पहला पेज हो जाता है यहाँ पे फिनिश? यस सर, पहला पेज समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट पेज के ऊपर, बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म। सर कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, जरा उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहला बोला जा रहा है यहाँ पे प्रॉमिसर हिमसेल्फ। क्या बोला? बोलो जल्दी से। प्रॉमिसर ने खुद ने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहिए। किसने करना चाहिए? प्रॉमिसर ने खुद ने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहिए। जैसे देखो, मैं बात करूं अगर आपके साथ, मिस्टर ए ने वादा किया है, किसको वादा किया है? मिस्टर ए ने वादा किया है किसको? खुशी को। किसको वादा किया है? बोलो, खुशी को वादा किया है कि वो खुशी को बोतल सप्लाई करेंगे पानी की। आप क्या समझे मुझे नहीं पता, और खुशी उनको 100 रुपया देंगी। अब ऐसे केस के अंदर क्या बोला जाता है कि मिस्टर ए ने ही इस प्रॉमिस को निभाना चाहिए, बराबर ना? यस सर, मिस्टर ए ने ही प्रॉमिस को निभाना चाहिए। ओके, मान लो मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, मिस्टर ए बादलों में फना हो जाते हैं, तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा पर्सनल नेचर का, क्या नेचर का? पर्सनल नेचर का अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, मतलब अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना। जैसे मिस्टर ए बहुत ही प्यारा सा पेंटिंग बनाते थे बेटा, उन्होंने खुशी से कहा था मैं आपकी लाइव पेंटिंग बनाऊंगा। अब मिस्टर ए की डेथ हो गई, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उतना अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, उतना अच्छा बेटा ये कर सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते। समझे आप बात को? पर्सनल स्किल का मतलब होता है ये स्किल उस पर्सन के अंदर ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं सिंगर हूं बेटा, तेरा सुरूर, आपने मुझे बेटा क्या किया? आपने मुझे अपॉइंट किया, आपके घर पे फंक्शन था, ठीक है ना? अब ऐसे केस के अंदर मैं क्या करता हूं? मैं खुद नहीं आता हूं, मैं किसी को भेज देता हूं। आजकल कोई उस्ताद चल रहा ना, होए होए है बदो बदी, वो सब चल रहा है ना, तो ऐसे केस में मैं उसको भेज देता हूं, तू चले जा करके। अरे बता, मुझे एक बात बताइए, आप एक्सेप्ट करोगे क्या? नहीं सर, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। समझे आप बात को? मैं आपको कहूँ आपके साथ क्या, आपने लॉ का सब्सक्रिप्शन लिया, मैं बोलूं पीपी सर आप पढ़ा दो लॉ, आप एक्सेप्ट करोगे क्या? आप नहीं करोगे। मान लो आपने पीपी सर का मैथ्स लिया, मैं आ जाऊं, हाँ आप हो सकता है एक्सेप्ट कर लो करके उस बात में, बट ठीक है, फिर भी अभी के लिए समझ लो लॉ के लिए नहीं करेंगे करके एक्सेप्ट, ठीक है ना? यस सर। तो अपन ने क्या कहा? अपन ने, बोलो ना जल्दी से, अपन ने कहा प्रॉमिसर के बारे में बात किया कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म, बोलिए ना सर, कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉमिसर परफॉर्म करता है। कौन परफॉर्म करता है? प्रॉमिसर परफॉर्म करता है, ठीक है ना? तो देखो, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज दैट प्रॉमिसर हिमसेल्फ शुड परफॉर्म, तो सच कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर। कॉन्ट्रैक्ट लेकिन जिसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होता है ना बेटा, तो ऐसे केस के अंदर वो केवल और केवल प्रॉमिसर ही कर सकता है। क्या? यस सर, वो केवल और केवल प्रॉमिसर ही कर सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या आप इस बात को समझे क्या? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना मेरे को जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या? यस सर, ठीक है। चलो, ये कौन सा हुआ? प्रॉमिसर हुआ। सेकंड, चलो एजेंट। मुझे एक बात बताइए, शॉपकीपर क्यों, मान लो जैसे मैं बात करूंगा किसके बारे में, मैं पूर्वा के बारे में बात करूंगा। ये पूर्वा जाती बेटा दुकान के ऊपर, पूर्वा कहती है पकड़ो 100 रुपए लाओ, मुझे टुचुक वाली डेयरी मिल्क दो, मुझे पूर्वेश को देना है। अब ऐसे केस के अंदर मुझे एक बात बताइए आप,
अब उसे शॉपकीपर दे, या मान लो दुकान पे छोटू काम करता है, छोटू अगर डेयरी मिल्क देगा तो ज्यादा मीठी निकल जाएंगी क्या डेयरी मिल्क? ऐसा तो नहीं है। आप समझ रहे क्या बात को? मतलब कॉन्ट्रैक्ट को एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो प्रॉमिसर है ना, वो किसी कंपिटेंट पर्सन को एम्प्लॉय करवा के उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल परफॉर्म करवा सकता है। ये सेकंड पॉइंट हुआ एजेंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बोलो? एजेंट से रिलेटेड। कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल कंसिडरेशन नहीं है तो प्रॉमिसर किसी रिप्रेजेंटेटिव को हायर करके उससे भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा सकता है। ठीक है ना? चलिए सर, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, सारे लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग चलेंगे किसके ऊपर बेटा? अब मैं आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव बताने जा रहा हूं। ठीक है ना? लीगल रिप्रेजेंटेटिव देखिए सर, अगर सुनो ना, मिस्टर ए के बारे में बात करेंगे। मिस्टर ए ने कहा हम आपको 80,000 रुपए देंगे, और यहाँ पे मिस्टर बी क्या कह रहे हैं? ठीक है, मैं आपको घर दूंगा। ठीक है ना? क्या दूंगा? घर। इसमें तेरा घर जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है? मिस्टर ए कह रहा है। अब ऐसे इसमें सुनिए ना, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अगर मिस्टर ए की हो जाती है डेथ, तो यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए को आके 80,000 को पे करना पड़ेगा क्या बी को? हाँ सर, पे करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अगर प्रॉमिसर की हो जाती है डेथ, तो इस केस में बोला गया है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा। बट ध्यान रखना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लाइबिलिटी कितनी होती है बेटा? इसकी लाइबिलिटी होती है मैक्सिमम अप टू असेट एक्वायर्ड, अप टू असेट इनहेरिटेड। तो जितने के असेट आए हैं ना, उतनी की ही लाइबिलिटी होती है। जैसे मिस्टर ए से असेट अगर 80,000 के आए तो 80,000 की लाइबिलिटी, 60,000 के आए तो 60,000 की लाइबिलिटी, 1,00,000 रुपए आए तो यहाँ पे लाइबिलिटी 80,000 की है क्या? हाँ सर, 80,000 की लाइबिलिटी को पे कर देंगे। बराबर ना? कितना इजी सर, आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दीजिए, कितना आसान आसान, बहुत ही पानी पानी कंसेप्ट। देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स यूज ऑफ पर्सनल स्किल्स come to an end on the death of promisor, but any other contract, the legal representative of deceased partner will perform the contract unless contrary intention appears, but the liability of the contract is limited to the value of property inherited by the deceased। मतलब बोला जा रहा है कि जो डेथ के बाद जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आई ना, उतनी ही मेरी मैक्सिमम लाइबिलिटी होने वाली है क्या? बिल्कुल बिल्कुल होने वाली है। क्या मैं आगे बढ़ूं? बोलो 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 जल्दी से। यस सर। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में? थर्ड पर्सन के बारे में। किसके बारे में? बोलो, थर्ड पर्सन के बारे में। ठीक है, आओ ध्यान दो सर। ये है कौन? एसबीआई बेटा। कहा ना, आ जाओ यहाँ पे। एसबीआई लंच ब्रेक चल रहा है, बाद में आना। अब देखो होता क्या है, मुझे एसबीआई से लोन मिला, मुझे लोन मिला। आईजी सर को कितने का लोन मिला? 1,00,000 रुपए का लोन मिला। अब इसके ऊपर का ब्याज दर है बेटा, मैं उसको पे नहीं कर पा रहा हूँ। एमबी सर बोल रहा हूँ यहाँ पे। एसबीआई आते, एसबीआई ने बेटा क्या करके रखा है? रिकवरी ऑफिसर को हायर करके रखा है, एमबी सर को, है ना? ये एमबी सर आते हैं, एमबी सर बोलते हैं अगली बार पैसा नहीं दिया ना, तोड़ फोड़ दूंगा करके घर को। आता भाजी सटकली, ऐसा एमबी, इमेजिन करो ऐसा एमबी सर बोल रहे हैं करके। ठीक है, आओ। ठीक है, अब ये बात को मैं बताऊँ आपको, ये बात को कौन देख लेता है? ये बात को बेटा सुनो ना, हमारे जो काजू सर है ना, वो इस बात को देख लेते हैं। उनकी आंखें नमसी हो जाती है, उनको रो रो फील होवे, तो वो क्या कहते हैं? वो एसबीआई से कहते हैं एक काम करो, मैं क्या करूंगा, 70,000 रुपए मैं पे कर देता हूं। क्या कर देता हूं? बोलो, मैं 70,000 रुपए पे कर देता हूं। मुझे आप एक बात बताइए, एसबीआई कल चल के मुझसे कितना पैसा क्लेम कर सकती है? एसबीआई मुझसे कितना पैसा क्लेम कर सकती है? बोलो 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 सर। एसबीआई आपसे 30,000 रुपए क्लेम कर सकती है। क्या एसबीआई बोल सकती है 1,00,000 रुपए क्लेम करूंगी? इतना मारेंगे एसबीआई को, दौड़ा दौड़ा के सोच नहीं सकते आप बेटा, है ना? तो एसबीआई मुझसे केवल 30,000 क्लेम कर सकती है। ऐसा होता है थर्ड पर्सन का। मतलब क्या? जब प्रॉमिसी यानी कि एसबीआई अगर एक्सेप्ट करती है परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम थर्ड पार्टी, तेजस सर से, तो वो उसको एनफोर्स नहीं कर सकती। प्रॉमिसर यानी कि आईजी सर के अगेंस्ट वो उसको एनफोर्स नहीं कर सकती। क्या आप इस बात को समझे? है ना? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए करके। ठीक है, चलो, क्या मैं आगे बढ़ू क्या? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या मैं आगे बढ़ू क्या? यस सर। अब मैं बात करूंगा जॉइंट प्रॉमिसर के बारे में, है ना? जॉइंट प्रॉमिसर के बारे में आ जाओ, आपके साथ चर्चा करता हूं। जॉइंट प्रॉमिसर का मतलब क्या होता है?
सर जॉइंट प्रॉमिसर का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलके अगर प्रॉमिस करते हैं किसी पर्सन को, उसे जॉइंट प्रॉमिसर बोला जाता है। जैसे देखो ए बी सी और डी, अगर हम सब मिलके, अगर ये सब मिलके ई को प्रॉमिस करते हैं कि हम तुझे 4 लाख रुपए देंगे, क्या देंगे बोलो, 4 लाख रुपए देंगे, तो ये सारे लोगों को ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, नहीं, ए बी सी डी को अपन क्या बोलेंगे, जॉइंट प्रॉमिसर बोलेंगे, ठीक है ना। ये ई कौन होता है, प्रॉमिसी होता है, बोलो कौन होता है, प्रॉमिसी होता है, ठीक है। तो जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलके प्रॉमिस करते हैं किसी पर्सन को, उसको, तो वो सारे लोगों को इकट्ठा बोला जाता है जॉइंट प्रॉमिसी, ठीक है ना। और जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है ना बेटा, उसे प्रॉमिसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो, उसे प्रॉमिसी बोला जाता है। ओ हो, क्या बात है सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब देखो, तो मेरा क्या कहना है, अच्छा अब देखिए, ड्यूरिंग द जॉइंट लाइफ्स, क्या बोला गया, ड्यूरिंग द जॉइंट लाइफ्स, यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रॉमिसी रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब सभी लोगों को लाख लाख रुपए देने की बारी है क्या, हाँ सर, सभी लोग लाख लाख रुपए के लिए जिम्मेवार होंगे, ठीक है ना। सर मुझे एक बात बताओ, अगर ए की मृत्यु हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए अलॉन्ग विद द सर्वाइवर प्रॉमिसर, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए बी सी और डी मिलके 4 लाख को पे करेंगे। सर बी भी गचक गया, सी भी गचक गया, डी भी गचक गया, तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और इसको परफॉर्म करेंगे। क्या कहा मैंने, बोलो, सबके एलआर आएंगे और प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे, ऐसा आपने ध्यान रखना है। क्या आप समझ गए ना, ओ हो, क्या बात है सर। देखो यहाँ पे द कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स, नहीं कहा गया रे जॉइंट प्रॉमिस, ये रहा, व्हेन 2 और मोर पर्सन, जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति, ओके, मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, देन अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स ऑल सच पर्सन जॉइंटली फुलफिल दी प्रॉमिस। तो सारे लोगों ने जॉइंटली फुलफिल करना चाहिए प्रॉमिस को। जैसे ए बी सी डी मिलके 4 लाख रुपए पे करेंगे ई को। इफ एनी ऑफ देम डाइज, अगर किसी की भी मृत्यु हो गई ना, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद सर्वाइविंग, तो बचे हुए प्रॉमिसर के साथ उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा और फुलफिल करेगा प्रॉमिस को। अगर सारे के सारों की वहां मार डालो तुम, जिंदा मत छोड़ो किसी को भी, इफ ऑल ऑफ देम डाइज, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल आएंगे और जॉइंटली क्या करेंगे बेटा, परफॉर्म करेंगे प्रॉमिस को। बात समझ में आ रही है क्या, यस बोलेंगे। अगर समझ में आ रही है तो लाइक करो। आप भी जो रिकॉर्डेड देख रहे हो, तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं, सफेद कपड़ा काला चश्मा, तुम भी लेक्चर को लाइक करेंगे, ठीक है ना। चलिए सर आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दो। और जो तुम लेट के ऐसा देख रहे हो ना मेरे को, तुम भी लेक्चर को लाइक करेंगे, ठीक है, आ जाओ। चलो 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 सर, अच्छे से ध्यान देंगे यहाँ पे। अब बात करूंगा मैं जॉइंट प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बोलो, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर एंड लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आ जाओ सर, सुनो सुनो सुनो, है ना, सुनो 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 सुनो, आओ ध्यान दो। सेक्शन नंबर 42 क्या कहता है, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। किसके बारे में बात करता है बोलो, डिवोल्यूशन, जो अपन ने पढ़ा ना अभी, वही वाला था कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जॉइंटली परफॉर्म करना पड़ता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, लाइबिलिटी को। सर अगर उसमें से किसी की डेथ हो गई तो रिप्रेजेंटेटिव जो आएंगे ना, वो अलोंग विद द सर्वाइविंग प्रॉमिसर क्या करेंगे बेटा, प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। अगर मान लो सबकी डेथ हो गई तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और परफॉर्म करेंगे, यानी कि 4 लाख रुपए देंगे ई को। देखिए 2 और मोर पर्सन जो है बेटा प्रॉमिस करते हैं, तो ऑल ऑफ देम ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ फुलफिल करेंगे प्रॉमिस को। अगर सर डेथ हो जाए किसी की भी, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करेंगे सर्वाइवर को। और ऐसे केस में अगर लास्ट, मतलब डेथ हो जाए लास्ट सर्वाइवर की, तो सारे के सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। क्या, हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। मैं सारे लोगों को बता दूं, प्लीज अगर कोई भी चैट वगैरह कर रहा है ना, वो आखिरी में करना बेटा। अगर कुछ आपको मुझसे बात करना है तो लास्ट में करना। मैं ड्यूरिंग द वीडियो चैट्स यूजुअली कम देखता हूँ, ठीक है ना, तो आप उसका बुरा मत लगाइएगा, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, फिर वो फ्लो टूटता है क्लास का। तो जो रिकॉर्डेड बच्चा देखेगा ना, उसको मजा नहीं आएगा, और जो लाइव देख रहा है उसको भी मजा नहीं आएगा अगर मैं बार बार चैट करते बैठूंगा तो, ठीक है ना। चलिए सर आओ यहाँ पे, अब बात करेंगे किसके बारे में, सेक्शन नंबर 43 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन नंबर 43 क्या कहा जाता है, देखिए यहाँ पे, एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। क्या बोला गया यहाँ पे, एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। सर मुझे एक बात बताइए, एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर का मतलब क्या होता है। जैसे देखो, मैंने आपसे
कहा था कि ए बी सी डी क्या करेंगे, ये जॉइंटली 4 लाख रुपए पे करने वाले हैं, किसको, ई को पे करने वाले हैं, बराबर है ना, यस सर। अब ये जो ई है ये होता है प्रोमिसी, क्या होता है बोलो जल्दी से, ये प्रोमिसी है। तो ये जो ई है ना, ये ए को बोल सकता है चल पूरे 4 लाख रुपए ला, ये बी को बोल सकता है चल पूरे 4 लाख रुपए ला, ये सी को बोल सकता है चल पूरे 4 लाख रुपए ला, या ये डी को बोल सकता है चल पूरे 4 लाख रुपए ला। मतलब क्या, मतलब ये किसी भी एक पर्सन को, सुनो ना, मतलब ये किसी भी एक पर्सन को, मतलब ये किसी भी एक पर्सन को क्या कर सकता है, कंपेल, क्या कर सकता है बोलो, कंपेल कर सकता है। कंपेल क्या कर सकता है बोलिए ना सर, कंपेल कर सकता है किस चीज के लिए, ये कंपेल कर सकता है प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मान लो यहाँ पे ए ने 4 लाख रुपए दे दिए, ठीक है ना, उसकी लाइबिलिटी कितने की थी, 1 लाख रुपए की, उसने पे कितना किया, 4 लाख, तो क्या वो बाकियों से 1-1 लाख रुपए बुला सकता है क्या, हाँ सर वो बाकियों से 1 लाख रुपए बुला सकता है, क्या कहा मैंने, बोलो, बाकियों से वो 1 लाख रुपए बुला सकता है, ठीक है। देखो, promisee may in the absence of express agreement compel any one of the more joint promiser to perform whole of the promise. If one of the joint promiser made the perform the whole, he can call for the others for contribution, बराबर ना, यस सर। अब देखो, अब इसके अंदर एक और कंसेप्ट आने जा रहा है, बारीक वाला, ठीक है ना, बहुत बारीक में कंसेप्ट पूछते बेटा, इसके ऊपर सवाल बहुत सारे क्वेश्चन बैंक के ऊपर दिखेंगे आपको इस बार का। अगर आप एमटीपी चेक करोगे ना तो आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक के थे, आप चेक कर लेना, एक एक जिनके पास क्वेश्चन बैंक होंगी, आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, आपने देखा भी होगा कि सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर नजर आएंगे क्वेश्चन बैंक में, कहीं ना कहीं अपने कंसेप्ट कवर ही है। और जब मैं आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाया था क्लासेस में, मैंने आपसे कहा था कि इसको एकदम शिद्दत से कर लेना, एक बार ये आपने कर लिया ना, इसी में से आपको पेपर में दिखने वाले हैं पेपर, और आप देख सकते हैं एमटीपी में वैसा ही हुआ और फाइनल पेपर में भी सेम होता है, ठीक है ना। चलो सर आओ यहाँ पे ध्यान दो। अब अगर मैं कहूँ आपके साथ सर ए जो है ना, ए बी सी डी यहाँ पे 4 लाख रुपए पे करने वाले हैं, ई को इन्होंने प्रॉमिस किया है, ओहो हो क्या बात है सर। अब देखो, अब उसके बाद देखो क्या बोला गया, अब ये जो डी है ना, ये बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया बोलो, ये इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब इसकी लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन असेट प्लस अनेबल टू पे ड्यूज हो गया। ओहो सर, मतलब आप क्या कह रहे हो कि लाइबिलिटी, हाँ सही बोल रहे हैं आपने। अब देखिए इसकी ये कितनी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 1 लाख रुपए की, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं क्या, ये है ना केवल और केवल 40,000 दे पा रहा है। मतलब ये केवल और केवल कितना दे पा रहा है समझना, 40% ऑफ हिज डेट्स। हिज डेट मतलब उसका डेट है 1 लाख का, उसका 40% यानी कि 40%, 40,000 वो दे पा रहा है। मतलब 60,000 वो नहीं दे पाएगा। क्या कहा मैंने, बोलो 60,000 नहीं दे पाएगा। तो इससे ई बोलता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो पूरा 4 लाख चाहिए। तो सवाल क्या बनता है, ये 60,000 को पे कौन करेगा, तो ये 60,000 को बाकी पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे, यानी कि 20 इनका खुद का 1 लाख प्लस 20,000 किसके, प्लस 20,000 इसके आ जाएंगे, यानी कि सारे बाकी पार्टनर्स 1,20,000 ईच के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। क्या, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। क्या आप इस बात को समझे, सारे लोग फटाफट बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे, क्या है ना। तो अपन ने क्या बोला, अगर किसी भी पार्टनर के डिफॉल्ट के कारण, देखो ना सर, शेयरिंग ऑफ लॉस, अगर कोई भी लॉस आता है डिफॉल्ट के कारण, इफ एनी 1 or 2 or more joint promisor makes default in such contribution, remaining joint promisor must bear the loss arising from such default इन इक्वल शेयर्स। मतलब जो बचे हुए प्रोमिसर है ना, वो इक्वल हिस्से में क्या उठाएंगे, वो इक्वल हिस्से में बेटा इसका नुकसान उठवाने वाले हैं। क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर। मान लो 4 में से 2-3 पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो, जो जितना भी नुकसान हुआ वो चौथा पार्टनर उठा लेगा। आप इतना समझ लो, जो भी नुकसान है वो बचे वाले पार्टनर्स में इक्वली शेयर हो जाता है, ठीक है। ओके सर, अब देखो इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर। अब होता क्या है सुनो, अब होता ऐसा है कि ये जो ए बी सी डी है, मैं आपको पूरा, मतलब ये ऐसा लग रहा है मैं रेगुलर क्लास जैसा, मतलब रेगुलर क्लास में तो और बहुत सारे एग्जांपल देता मैं, लेकिन इसमें ऐसा फील आ रहा है मेरे को पूरा एग्जांपल दे दे के। नहीं तो रिवीजन में ऐसा मैं खटखट बता सकता, और वो रिवीजन का मतलब नहीं रहेगा फिर, जहाँ पे मैं पढ़ा तो दूंगा पर आपको पढ़े जैसा ही नहीं लगेगा, है ना। आप जानते हो उसके ऊपर बहुत बारीक बारीक क्वेश्चन पूछते हैं फिर, ठीक है। चलिए सर, अब देखो इन्होंने मिलकर 4 लाख रुपए का वादा किया, किससे, ई से वादा किया। अब क्या होता है सुनना, देखो बोला क्या गया है यहाँ पे बोला है रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर। ई क्या कहता है, ई कहता है ए मैं तुझसे पैसे क्लेम नहीं करूंगा, उसको रिलीज कर देता है।
माफ कर देता है, जा मैं तेरे से पैसे नहीं लूंगा। लेकिन ई जो है ना ये 4 लाख रुपए वसूलता है बेटा किससे, बीसीडी से। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके टूवर्ड्स खत्म होंगी क्या? नहीं सर, ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी जारी है बीसीडी के टूवर्ड्स। मतलब बीसीडी अगर 4 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे तो ए को 1 लाख रुपए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा किसके बीच में, बी, सी और डी के बीच में करना पड़ेगा क्या? यस सर करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब ए को रिलीज भी कर दिया, इसका ये अर्थ नहीं होता कि ए की बी, सी और डी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके टूवर्ड्स वो खत्म हो रही है। जैसे देखो यहाँ पे, व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू 2 or more person jointly, then unless contrary intention appears from contract, the right to claim performance rests between him and them, है ना, during the joint lives and after the death with the representative of deceased partner jointly with the survivor or survivors and after death of last survivor representative of all survivors। मतलब बोल के रखा है यहाँ पे क्या कि आपकी बाकी लोगों के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है क्या जिंदा? हाँ सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाइक अभी हम जिंदा है करके, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिंदा रहती है। थोड़ी सी आज आवाज मेरी बैठी हुई है, गला बैठा हुआ है, बहुत आइसक्रीम खा लिया था मैंने कल, है ना, नहीं खाना था ऐसा लग रहा है। क्या हमारे गले बहुत ज्यादा मतलब ऐसा डेलिकेट होता है, वो क्या बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। बट ठीक है, कोई नहीं। सुनो बात को अच्छे से ध्यान देना भी, है ना। आओ, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। सर कौन से समय और कौन से जगह आप परफॉर्म करोगे? क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से। सर मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे, क्या कह रहा हूं, बोलो बोलो बोलो। सर मैं ये कह रहा हूं आपके साथ, सुनो ना, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। सर कौन से समय और कौन से जगह आप परफॉर्म करोगे प्रॉमिस को, उसके बारे में सर अपन लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, है ना। 1 मिनट रुको। देखो, रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर फ्रॉम द सेट जॉइंट प्रॉमिस बाय द प्रोमिसी डज नॉट डिस्चार्ज अदर जॉइंट प्रोमिसर। बराबर है, तो बाकी जॉइंट प्रोमिसर को डिस्चार्ज नहीं करता है, नाइदर वो फ्री करता है जॉइंट प्रोमिसर सो रिलीज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर जॉइंट प्रोमिसर। मतलब क्या बोला कि जो दूसरे के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी खत्म होता है क्या? नहीं। तो चारों पॉइंट देखा, देखो अपन ने क्या देखा, चारों पॉइंट देखा। यहाँ पे राइट्स ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी कहाँ पढ़े अपन ने, अभी तक ये नहीं पढ़े। तो अपन ने क्या पढ़ा, 3 चीजें पढ़ा अपन ने। पहला डिवोल्यूशन पढ़ा, दूसरा जॉइंट प्रोमिसर के बारे में पढ़ा, ये वाला जॉइंट प्रोमिसर के बारे में पढ़ा, तीसरा पढ़ा कि रिलीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, बोलो, रिलीज के बारे में, ठीक है। अब मैं तीसरा यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूं किसके बारे में, जॉइंट प्रोमिसी के बारे में। जॉइंट प्रोमिसी का क्या मतलब है ये समझो। अब क्या हो जाता है, अब वो जो अक्षय कुमार का ऐसा रिवर्स वाला क्राइटेरिया है ना, वैसा यहाँ पे हो जाता है। मतलब क्या, सुनो ना, जैसे देखो ए और बी है ना बेटा, ये ए और बी जॉइंटली, नहीं मैं पूरा ही लिख देता हूं, ए बी सी डी जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं 4 लाख देने के लिए। किसको, ई और एफ को। किसको देते, बोलो, ई और एफ को, ठीक है ना। ओके, तो समझना, जब 2 और 2 से ज्यादा व्यक्ति को प्रॉमिस मिलता है, क्या बोला मैंने, बोलो, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति को प्रॉमिस मिलता है तो इन्हें बोला जाता है जॉइंट प्रॉमिसी। क्या बोला जाता है, बोलो, जॉइंट प्रॉमिसी बोला जाता है। और एक और चीज बोला गया इसमें, यह बोला गया कि कोई भी इनमें से एक परफॉर्म कर सकता है, मतलब कोई भी इनमें से एक क्लेम कर सकता है परफॉर्मेंस को। बराबर, मान लो सर किसी की डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एफ मिलके क्या करेंगे, क्लेम करेंगे परफॉर्मेंस को। मतलब जो प्रोमिसर वाली बात थी वो सेम अब प्रोमिसी में अप्लाई हो जाती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल अप्लाई हो जाती है। देखो, when the person has made promise, देखो promise to, promise किसको किया गया, देखो promise to 2 or more person jointly, तो unless contrary intention appears, तो claim of performance किसके बीच में होता है, him and them, मतलब दोनों के बीच में परफॉर्मेंस यहाँ पे क्लेम कर सकता है कोई भी ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ्स। और मान लो किसी की मृत्यु हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विद सर्वाइवर्स मिलके क्या करेंगे, क्लेम करेंगे। सब दोनों की डेथ हो गई तो दोनों के सर्वाइवर्स आएंगे, दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और क्या करेंगे, क्लेम करेंगे परफॉर्मेंस को। इजी है क्या, बोलो जल्दी से, इजी है क्या? यस सर, है ना। मैंने ये वाला देख के मेरे को ऐसा लगा ये जॉइंट प्रॉमिस वाला ही कंसेप्ट है, फिर ध्यान आया ये प्रॉमिसी वाला कंसेप्ट है करके, है ना।
चलो सर आ जाओ जल्दी से, समझ गए आप बात को। तो अपन ने इफेक्ट ऑफ रिलीज भी देख लिया, राइट्स ऑफ प्रोमिसी भी देख लिया, प्रोमिसर्स भी देख लिया, और किसी एक को कंपेल कर सकते हैं वो भी देख लिया, बराबर है। ध्यान रखना ये लॉस वाला जो है ना बेटा, इसके ऊपर बहुत सवाल पूछती है इंस्टीट्यूट, ना इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए सर आ जाओ, अब बात करेंगे टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के बारे में, कि कौन से समय और कौन सी जगह पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा प्रॉमिस को, ठीक है। देखिए सर, सबसे पहला टाइम ऑफ परफॉर्मेंस वेयर नो एप्लीकेशन। नो एप्लीकेशन का मतलब होता है आपको कोई भी नोटिस नहीं देना है सामने वाले को परफॉर्म करने के लिए। तो ना आपको नोटिस देना है, ना आपने टाइम डिसाइड किया है, तो कोई भी रीजनेबल टाइम आप परफॉर्म कर देना कॉन्ट्रैक्ट को। रीजनेबल टाइम मतलब फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, अब देखो टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस में टाइम इज स्पेसिफाइड बट नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड। मतलब आपने डिसाइड करके रखा है, समझना बात को, आपने डिसाइड करके रखा है सैटरडे को कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है बिजनेस आवर्स में। बिजनेस आवर्स होते हैं सुबह 9 बजे से लेके शाम में 6 बजे तक, पर आपको नोटिस नहीं देना, मतलब आपको सामने वाले को बताना नहीं है परफॉर्मेंस के लिए। तो कोई बात नहीं, आप सैटरडे को यानी कि ऑन सच डे और एट सच प्लेस चले जाना जहां पे परफॉर्म आपको करना है कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। उसके बाद देखो ऑन एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। मतलब बोला जा रहा है कि यहां पे आपको अप्लाई करना है परफॉर्मेंस के लिए, बट आपने टाइम और प्लेस डिसाइड करके रखा है। तो इन्होंने कहा उस समय जो यूजुअल आवर्स है जो आपने डिसाइड करके रखे, उस समय आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर लेना। फिर सर सवाल बनता है कि कौन से जगह प्लेस क्या होगा परफॉर्मेंस का, वे नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, और आपने कोई फिक्स नहीं किया है जगह। तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि रीजनेबल प्लेस, यहाँ पे प्रोमिसर के ऊपर ड्यूटी है कि वो प्रोमिसी को अपॉइंट करवा के दे रीजनेबल प्लेस और टू परफॉर्म एट सच प्लेस। आपने देखा होगा जनरली दोस्त के साथ बेटा अपने ये बनते रहते हैं, प्लान बनते रहते हैं, कहाँ मिलेंगे तू बता, नहीं तू डिसाइड कर, नहीं तू डिसाइड कर, फिर आखिर में वही जगह जाते हैं जो आप दिन में 700 बार, मतलब आप साल भर में 700 बार जा चुके होंगे वहां पे, लेकिन आप वही जाते फिर से, है ना। तो आप हर बार सोचते कि कोई नई जगह जाएंगे, लेकिन जाते वही है, वही अपना कैफे एक अड्डा बन जाता है, वही जाने का, वही दो चार चीजें ऑर्डर करने का, बेटा सैंडविच हो गए अपने, फिर ये बाकी जो वो क्या बोलते हैं पेरी पेरी फ्राइज हो गए, बस वही दो चार चीजें फिर ऑर्डर करने का, है ना। तो अगर मैं कहूँ आपके साथ, तो देखो प्लेस आपने डिसाइड नहीं किया, प्लेस आपने डिसाइड नहीं किया, बट फिर क्या हो गया, रीजनेबल प्लेस प्रोमिसर को बताना पड़ता है, ठीक है भाई एक काम कर मेरे दुकान पे आके कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दे करके, ठीक है ना। चलिए सर अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। उसके बाद देखो परफॉर्मेंस इन द मैनर और टाइम एज में बी सैंक्शन बाय द प्रोमिसी। अब कोई भी मैटर ऑफ टाइम या प्रोमिसी है ना, वो मतलब अगर ऐसा बोला जा रहा है पहले से डिसाइडेड है कि प्रोमिसी बताएगा परफॉर्मेंस के वक्त, तो प्रोमिसी को पहले से बताना पड़ता है कि कहाँ पे आपको परफॉर्म करना है करके प्रॉमिस को, ठीक है ना। तो आप अलोकेट करना टाइम को, अलोकेट करना यहाँ पे प्लेस को, उस हिसाब से सामने वाला व्यक्ति करने वाला है क्या, यस सर सामने वाला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा, ठीक है। चलो सर अब देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आज तक एक भी सवाल नहीं पूछा, बट ठीक है कुछ तो भी दे के रखा है इन्होंने, याद इसको ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत मशक्कत करना पड़ता है फिर, है ना। आ जाइए अब देखो परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब क्या होता है। रेसिप्रोकल क्या हो गया भाई, नरेश क्यों हकला रहा है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस। जैसे मैंने आपको 20 रुपए देने का वादा किया, प्रॉमिस किया, आपने बदले में मुझे वादा किया कि हम आपको सर मान लो हम आपको ये मिट्टी का ग्लास देंगे, क्या देंगे, मिट्टी का ग्लास देंगे। तो अब ऐसे इसे क्या बोला जाता है, इसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस इसे अपन लोग कहते हैं क्या, हाँ सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। क्या होता है बोलो जल्दी से, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस देना, उसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं, ठीक है। ओके अब ध्यान दो, promiser not bound to perform unless reciprocal promise is ready and willing to perform। जैसे देखो मैंने कैश सेल किया है ना, तो मतलब क्या हुआ कि मैं आपको, सुनो ना, मैं आपको बेटा ये माउस दूंगा और बदले में आप मेरे को रोकड़ा देंगे, लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपका विलिंगनेस मतलब आपकी इच्छा नहीं है रोकड़ा देने की, आपको आपका प्रॉमिस परफॉर्म करने की इच्छा नहीं है, तो क्या मैं आपको माउस, क्या मैं आपको चूहा दूंगा क्या, नहीं सर मैं आपको चूहा नहीं दूंगा। फिर यहाँ पे समझे आप बात को,
तो मेरी ड्यूटी नहीं बनेगी, मतलब समझ रहे हैं, जहां पे इंटेंशन है साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस का, मतलब मैं आपको पैसे दूं और आप मुझे क्या दो, आप मुझे, मतलब समझ रहे आप, तो जैसे वो गाना जूते दो पैसे लो जूते, तो बस वही है, तो कैश दो कमोडिटी लो, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस करने के जूते दो पैसे लो, है ना। पर आप जूता ही नहीं देना चाहते, मैं पैसे क्यों दूं, या मैं पैसे ही नहीं देना चाहता, आप जूते क्यों दो, ऐसा उसका मतलब होता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, when the contract consists of the reciprocal promises to be simultaneously performed, no promiser needs to perform his promise unless promisee is ready and willing to perform. तो जब तक सामने वाला व्यक्ति रेडी एंड विलिंग नहीं होता परफॉर्मेंस के लिए, अरे भैया मैं तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है ना। उसके बाद देखो और क्या, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब कभी कभार क्या होता है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली फिक्स किया जाता है, तो जो स्पेसिफिकली फिक्स है उस हिसाब से कर दो, या कभी फिक्स नहीं किया जाता तो जैसा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कहता है उस हिसाब से आप परफॉर्म करो। एग्जाम्पल के लिए, आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो पहले रेस्टोरेंट वाला प्रॉमिस फुलफिल करता है, मतलब आपको खाना खिलाता है, फिर उसके बाद आप उसको पैसे देते हो। लेकिन देखो ये तो नॉर्मल हो गया, ये यूजुअल मोड हो गया बेटा। लेकिन अगर आप हल्दीराम में जाओगे तो हल्दीराम में ऐसा नहीं है, हल्दीराम में आप जाओगे तो आपको उसको बताना पड़ता कि मेरे को एक डोसा चाहिए, आप पैसे दोगे, वो टोकन देगा, फिर उसके बाद आप जब टोकन जमा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको डोसा मिलेगा। मतलब हल्दीराम के अंदर फिक्स किया गया है कि पहले पैसे दो और फिर बाद में आपको खाना मिलेगा। बट बाकी जगह जब वहां पे डिसाइडेड नहीं है, वहां पे पहले खाना और बाद में क्या मिलता है, बाद में आपको पैसे देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ द पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। मतलब क्या बोला है यहाँ पे कि सर समझना बात को, कि लाइबिलिटी क्या होंगी पार्टी की, सर अगर वो इवेंट को प्रिवेंट कर रहा है जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होना है, जिसके ऊपर क्या होना है, बोलो जल्दी से, जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होना है उसमें लाइबिलिटी क्या होंगी करके, ठीक है ना। चलो सर आओ यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको, ध्यान देना, सुनो। देखो याद आ रहा है आपको शुरुआत वाला एग्जाम्पल बेटा, आईजी सर वाला, और यहाँ पे कौन था, मनन था मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, बराबर। मैंने मनन से कहा था मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें पेंट करके दूंगा। मनन ने कहा था वो मुझे कितने रुपए देगा, 80,000 या 1,00,000 रुपए देगा, है ना, यही वाला कॉन्ट्रैक्ट था। अब वहां पे क्या हुआ था, मनन बेटा मुझे एंट्री ही नहीं दे रहा है घर के अंदर, ये घर का गेट है और मैं गेट के बाहर खड़ा हूं बेटा, देखो यहाँ पे पूरा है ना, पूरा सामान लेके, बाल्टे आपको नजर आ रही क्या पेंट की, हाँ सर आ रही है करके, है ना। तो मैं ऐसा, अब समझो ना, मनन पत्थरबाज, वहां से पत्थर मारता है ऊपर ऊपर से, क्या मारता है बोलो, पत्थर मारता है ऊपर ऊपर से, मुझे वो क्या नहीं करने दे रहा, घर में एंट्री नहीं लेने दे रहा। ये एंट्री अपने आप में इवेंट होता है जिसकी मदद से मैं क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करूंगा, बोलो क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करूंगा। अब आप सोच के देखो, अगर मनन मुझे एंट्री नहीं, मतलब मनन क्या कर रहा है, इवेंट को रोक रहा है ताकि मैं परफॉर्म, और उसके कारण मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो ध्यान रखना मनन की जिम्मेवारी होंगी मुझे क्या देने की, डैमेजेस देने की, बोलो क्या देने की, डैमेजेस देने की मनन की जिम्मेवारी होने वाली है क्या, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल होने वाली है, ठीक है ना। चलिए सर आ जाओ यहाँ पे ध्यान दो, देखिए when a contract contains a reciprocal promise and one party to the contract prevents the other, वो रोकता है दूसरे को टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वॉइडेबल बन जाता है, मतलब मैं चाहूँ तो इसको अवॉइड कर सकता हूँ। दैट इज मैं यहाँ पे क्या कर पाऊंगा, अगर मुझे देखो मैं कंपनसेशन क्लेम कर पाऊंगा, अगर मुझे कुछ भी नुकसान हुआ है तो मैं कंपनसेशन क्लेम कर सकता हूँ क्या, यस सर बिल्कुल बिल्कुल क्लेम कर सकता हूँ। समझे आप बात को, बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप लोग इस बात को समझे, यस सर। अब देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू द प्रॉमिस व्हिच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मतलब क्या बोला जा रहा है, देखो सर कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा होता है जहां पे मैं जब पहले परफॉर्म करूंगा अपने प्रॉमिस को, उसके बाद ही सामने वाला व्यक्ति प्रॉमिस को परफॉर्म कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉन्ट्रैक्टर हो, मुझको घर बनाना है, तो मैंने आपको बोल रखा हूं मैं आपको रेती गिट्टी सीमेंट बजरी बाकी सब लाके दूंगा मैं आपको, है ना, और उसके बाद आप घर बनाओ। पर मैं रेती गिट्टी कुछ लाके ही नहीं दे रहा आपको, ना ईंटें लाके दे रहा, मैं बोल रहा अरे तुम तो घर ही नहीं बनाते, लाओ मेरे को डैमेजेस लाओ। अरे भैया वो बोलेगा अरे साहब आपने ही तो सामान नहीं लाके दिए, इसलिए तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बराबर। तो इस केस में अगर मैं आपको सामान नहीं दूं तो आप घर नहीं बना पाएंगे, तो क्या आप मुझसे डैमेजेस क्लेम कर पाएंगे क्या। मान लो आप अपने सारे लेबर्स को लेके आ गए थे और मैं लाया ही नहीं बेटा मटेरियल, तो आपका तो नुकसान हो गया ना,
बोलो ना, आपका नुकसान हुआ ना बेटा लेबर का, तो क्या वो लेबर का खर्चा आप मुझसे वसूल कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल आप मुझसे वसूल कर सकते हो। समझे क्या आप बात को? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आप लोग इस बात को समझे क्या? इजी इजी, यस सर। तो देखो, व्हेन द प्रोमिसेस आर रेसिप्रोकल एंड डिपेंडेंट, कि मेरे परफॉर्मेंस के ऊपर ही आपका प्रॉमिस डिपेंडेंट है, तो इफ प्रोमिसर हु हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस बिफोर परफॉर्मेंस ऑफ अदर प्रॉमिस फेल्स, अगर मैं फेल हो जाता हूं तो ही कैन नॉट क्लेम परफॉर्मेंस, मैं क्लेम नहीं कर सकता परफॉर्मेंस, और मैं डैमेजेस के लिए भी लायबल रहूंगा क्या? हाँ, मैं डैमेजेस के लिए भी यहाँ पे लायबल रहता हूं। उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो सम अदर थिंग्स दैट आर इलीगल। याद करो कल मैंने एग्जांपल दिया था, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं मैं 1 लाख देने का, बदले में तुम मुझे वीड और वीट दोनों दो, 19-20 का फर्क है ना? तो ऐसे केस में सर ये आप ये क्या होता है बेटा, लीगल है तो एनफोर्सेबल है, और ये क्या होता है, ये वॉइड माना जाता है। क्या माना जाता है? वॉइड माना जाता है। इसके अलावा फिर बोल के रखा है अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बिंग इलीगल। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आप मेरे को वीट देना, या मतलब और, एक तो वीट देना नहीं तो वीट देना। तो अगर आप वीट दोगे तो वैलिड है, वीट दोगे तो इलीगल है, वॉइड है। क्या है बोलो जल्दी से? इलीगल है, वॉइड है करके। समझे आप बात को? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ रहे हो क्या? हाँ सर एकदम बढ़िया से समझ रहे हैं। क्या मैं आगे बढ़ू? सारे लोग बोलेंगे जल्दी से, क्या मैं आगे बढ़ू क्या? है ना? यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है सर? अब बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज असेंशियल करके। मतलब देखो क्या बोला जा रहा है सर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने टाइम फिक्स करके रखा है जब तक कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना चाहिए। जब तक क्या होना चाहिए? जब तक कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो अगर मान लो टाइम फिक्स के अंदर आपने परफॉर्म नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या वॉइड होने वाला है या क्या होने वाला है? जैसे देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, समझो आप बात को, ध्यान देना, ठीक है ना? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं किसके बारे में? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं अनुज के बारे में, ठीक है? अनुज, अनुज की शादी हो रही है किसके साथ? अनुजा के साथ शादी हो रही है। अब ये जो अनुजा के फादर है ना बेटा, अनुजा के फादर का कहना है, समझिए आप बात को, अनुजा के फादर का कहना है कि मैं यहाँ पे क्या देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अनुज को एक कार देना चाहता हूँ। अनुज का कहना है, अनुज कह रहा है मैं दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ हूँ। मैंने कहा वेरी गुड अनुज, प्राउड ऑफ यू। लेकिन अनुज का कहना है अगर कोई पिताजी अपने बेटी के खुशी के लिए मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहता है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ करके, ऐसा अनुज का कहना है। मैंने कहा अनुज ये भी ठीक बात है करके, अब ये भी ठीक होगा, ठीक है? तो पहला ठीक बोला तो अब ये भी ठीक बोलना पड़ेगा ना। तो इस केस में यहाँ पे क्या बोला गया? इस केस में बोला गया कि ओके ठीक है। अब यहाँ पे होता है क्या है कि जो अनुजा के फादर है ना, ये जाते हैं कहाँ पे? ये जाते हैं BMW वाले के पास, और ये कहते हैं क्या कि देखो भैया 29 मई की शादी है, 30 मई को विदाई करना है। समझना बात को, 30 मई को विदाई करना है। हमको क्या चाहिए? हमको 30 मई को ये कार लगेंगी। क्या लगेंगी बोलो? हमको 30 मई को कार लगने वाली है। बराबर है ना? यस सर एकदम बराबर है। अब आप सोच के देखो क्या कह रहा हूं मैं, बोलो ना। मैं आपको ये कहने की भाई साहब, चैट में लड़कों का जोश तो देखो, मतलब एकदम खिलखिला गए बेटा ये सुन के। तुमको सही में नहीं मिल रही बेटा, है ना? ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना? एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह लिया करो, कोई सही वे में नहीं मिल रही तुमको, है ना? आओ, पता चला तुम्हें ही कार देना पड़ा वहां पे, है ना? चलो, वैसे अनुजा के फादर का सही भी होगा, हमारे घर के तूफान को ले जा रहा है, बोले कार क्या पूरा घर दे दूं एक, है ना? खैर अब आ जाते अपने इसके ऊपर। तो आप सोच के देखो बेटा, यहाँ पे ये जो BMW वाले के साथ पापा ने यहाँ पे, मतलब पापा मतलब अनुजा के पापा ने जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया BMW वाले के साथ, क्या आपको लगता नहीं बेटा यहाँ पे टाइम असेंशियल एलिमेंट है करके? अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है ना, अब समझो ना बात को, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप बोल रहे उसको, आप क्या बोल रहे हो उसको, आप यहाँ पे ये बोल रहे कि एक काम करो 30 मई की जगह 1 जून को विदाई करेंगे। अरे ऐसा थोड़ी होगा यार, वहां पे टाइम असेंशियल एलिमेंट है। फादर का कहना हम एक दिन और नहीं रोक सकते अनुजा को घर में, हमको विदाई करना है करके। समझो आप बात को, है ना? अनुज तो कह रहे ठीक है एक और दिन, ठीक है एक और दिन चल, लेकिन आप समझिए यहाँ पे टाइम असेंशियल एलिमेंट है। यहाँ विद इन टाइम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना जरूरी है बेटा। और BMW वाले ने अगर विद इन टाइम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया तो फादर जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी कर सकते हैं। और समझो मान लो जैसे कार को सजाने के लिए फूल वगैरह वाला आया था, उसको 5,000 रुपए देना था, अब वो बेचारा फूल लेके खड़ा ही रह गया वहां पे, फूल सड़ गए, तो वो आपसे 5,000 तो लेगा। तो BMW वाले से डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बोलो जल्दी से? बिल्कुल बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं।
हो गया, ये एक पॉइंट खत्म। लेकिन मान लो ये शादी यहाँ पे नहीं होती, ठीक है ना, यहाँ पे शादी का नहीं था, अनुजा के फादर बाद में ऐसे ही अनुज को गिफ्ट करने वाले थे बेटा, ऐसे ही अनुज को गिफ्ट करने वाले थे, क्या था? तो मुझे बताइए वो 29 मई के जगह 1 जून को आ गई, एक के जगह 1 जुलाई को आ गई, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। अनुज कहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं, आप 1 महीने बाद दो, बस दो, समझे आप? तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा आप लोगों के साथ, बोलो ना, मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि सर यहाँ पे टाइम असेंशियल एलिमेंट नहीं है, वहां सरकमस्टांसेस ऐसे थे, शादी का माहौल था, इसलिए बेटा वहां पे कार जरूरी थी टाइम पे आना, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है क्या? नहीं सर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं किया जा सकता, केवल और केवल डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। क्या हो सकता है बोलो? केवल और केवल डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। समझे आप बात को? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे बताओ, बीएमडब्ल्यू वाले को पैसे दे रखे थे और ये सरकमस्टांस होता है, तो ऑब्वियस सी बात है पैसा वापस ले पाएंगे, ये तो कोई सवाल ही नहीं बनता, मतलब दैट्स द कॉमन सेंस थिंग विच कोई भी लगा सकता है जो यहाँ पे है ना। आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दो, और मैं एग्जाम्पल लिया बेटा, ये कहानी की सारी घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तव जीवन से कोई संबंध नहीं है। अल्टीमेट सी किसी भी तरह की क्या बोलेंगे उसको यार, किसी भी तरीके की जो ये बिलीव्स है, डिसबिलीव्स है, उसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है, ठीक है ना। अल्टीमेट सी दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ है ना। ओके चलिए आओ यहाँ पे ध्यान दो। पता चला कोई आके ज्ञान पेल रहा कमेंट के अंदर, आई विल सी यू ऐसा वैसा, अरे चल चल आ जाओ यहाँ पे ध्यान दो। अब बात करेंगे किसके बारे में? कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड वेयर टाइम इज नॉट असेंशियल, ठीक है ना। आओ यहाँ पे ध्यान देना, देखो वेयर टाइम इज नॉट असेंशियल, क्या बोला बोलो जल्दी से, वेयर टाइम इज नॉट असेंशियल, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड ऑन द ग्राउंड दैट टाइम फॉर परफॉर्मेंस हैज एक्सपायर्ड। आप अवॉइड नहीं कर सकते अगर असेंशियल नहीं है बेटा, आप समझे बात को, असेंशियल नहीं है तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप केवल और केवल क्या कर सकते हैं? कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं लॉस के लिए, बराबर ना। यस सर। अब देखो यहाँ पे, अब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस आउट ऑफ टाइम। देखो, इवन इफ द टाइम इज असेंशियल, प्रोमिसी में वेव इज राइट टू रेप्यूडिएट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या, जैसे टाइम असेंशियल था, टाइम वहां पे असेंशियल था, तो पापा सोच रहे अरे यार कार नहीं आई, विदाई भी है लड़के की, तो अनुज कहता कोई बात नहीं पापा, आज नहीं है तो 2 दिन बाद कार दे देना करके। तो पापा को समझाया अनुज ने कि कोई बात नहीं, तो पापा चाहे तो अपनी इस राइट को छोड़ सकते हैं कि ठीक है चलो 2 दिन बाद कार दे देना, माफ करो पर डैमेजेस देना मेरे को, है ना। हाँ, तो वेयर प्रोमिसर फेल्स विद इन स्टिपुलेट, तो ही में एक्सेप्ट परफॉर्मेंस अदर देन एग्रीड, इन सच इवेंट ही कैन नॉट he cannot claim loss occasioned by non-performance at time unless at the time of acceptance he has given the notice of intention to claim। मतलब क्या, जब पापा बोल रहे हैं ना ठीक है आप 29 को नहीं दे पाए, 1 जून को दे देना, लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा मेरे लॉस का, जब पापा ने ऐसा बोला तब लॉस क्लेम कर पाएंगे, लेकिन पापा ने कुछ बोला ही नहीं लॉस का, तो आप क्या लॉस क्लेम कर पाएंगे क्या? नहीं सर, नहीं क्लेम कर पाएंगे। समझे क्या आप बात को? बोलो ना मेरे को जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या, है ना। यस सर। बच्चे कह रहे छोटा हाथी दे दो सर, छोड़ो ये कहा देना है बीएमडब्ल्यू वगैरह। देखो अनुज, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं, मुझे कुछ मत बोलना। आओ अब बात करेंगे एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। क्या बोला बोलो? एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मतलब आपने एग्रीमेंट किया है जो क्या है बेटा, इम्पॉसिबल है करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये जो है ना प्रशांत, ये प्रशांत ने क्या किया, प्रशांत ने खुशी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। प्रशांत ने कहा खुशी तुम मुझे 10,000 रुपए दो, मैं ऐसा ऐसे चुटकी बजाऊंगा और तुम गायब हो जाओगे, दुबई पहुंच जाओगे। अब आपको लगता नहीं क्या ये शुरुआत से ही इम्पॉसिबल है करके? इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना जो शुरुआत से इम्पॉसिबल है। अब ये अगर दोनों पार्टीज को पहले से पता है कि ये इम्पॉसिबल है और फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इन्हें बोला जाता है कि ये पार्टीज को छोड़ो, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉइड बोलेंगे। दूसरा सर, अगर ये अननोन टू दी पार्टीज है, क्या है बोलो जल्दी से, ये अननोन टू दी पार्टीज है, मतलब क्या प्रशांत को पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, वो तो खुशी से 10,000 ऐंठने के चक्कर में वो क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बनवाता है। तो एक प्रकार से ये फ्रॉड हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होगा, लेकिन यहाँ पे डैमेजेस क्लेम कर पाएंगे। क्या क्लेम कर पाएंगे बोलो जल्दी से? डैमेजेस। मतलब ठीक है, समझ रहे? तो एक जन को पता है कि परफॉर्म हो सकता और एक जन को पता है नहीं हो सकता, तो जिसको पता है नहीं हो सकता फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो अदर पार्टी डैमेजेस क्लेम कर सकता है। सर अगर दोनों पार्टीज अननोन है, दोनों को भी नहीं पता, तो कॉन्ट्रैक्ट फिर से वॉइड हो जाता है। सर नोन है तो भी वॉइड, अननोन है तो भी वॉइड, एक को पता है एक को नहीं पता है तो वह वॉइड है,
प्लस डैमेजेस क्लेम होते हैं। क्या कहा मैंने, बोलो, इफ नोन टू द प्रोमिसर ओनली, तो जो प्रोमिसी है ना ये एंटाइटल होगा कंपनसेशन के लिए, और अननोन है दोनों को, तो उसे क्या बोल दिया जाता है, वॉइड बोला जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए सर, आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है ना, और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद कुछ सर्कमस्टांसेस हो गए जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण इलीगल हो गया बेटा कॉन्ट्रैक्ट, याद है शैमल वाला एग्जाम्पल, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है, बोलो, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। समझ गए क्या सारे लोग, बोलो मेरे को जल्दी से, बात समझ में आ गई है क्या, क्विकली बोलेंगे, बात समझ में आ गई है क्या, क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है ना। शैमल वाला एग्जाम्पल यूनिट नंबर 1 में हुआ था अपना, बराबर। मैं बढ़ू आगे बेटा, बोलो बोलो बोलो, क्या मैं आगे बढ़ू, बस 3 पेज बचे हुए, उसके बाद तो खत्म हो रहा है बेटा अपना ये चैप्टर, ओनली 3 पेजेस टू गो, है ना। चलिए मेरे हिसाब से 5 तक अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ, ध्यान देंगे। अब बात करेंगे अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स के बारे में, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल पूछती है, इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। आओ मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ अप्रोप्रिएशन को, थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। आओ चलो देखो, मैं अगर बात करूं आपके साथ, ए है बेटा और यहाँ पे कौन है, ये है शॉपकीपर। ए ने क्या किया, ए ने बेटा ट्रांजैक्शन किया शॉपकीपर के साथ, अलग अलग ट्रांजैक्शन किए। जैसे देखो, ए ने पहले 10,000 रुपए की कोई चीजें खरीदी, फिर ए ने उसके बाद 6,000 रुपए की चीजें खरीदी, फिर उसके बाद ए ने 7,000 रुपए की चीजें खरीदी, ठीक है ना। ओके सर, अब ए क्या करता है, ए जो बाद में पेमेंट देता है ना, ए बाद में पेमेंट देता है 7,000 रुपए, नहीं, ए बाद में जो पेमेंट देता है वो देता है यहाँ पे 17,000 रुपए का, है ना। और एक पेमेंट ए जो देता है वो देता है यहाँ पे 6,000 रुपए का। कितने का देता है, 6,000 रुपए का, ठीक है। अच्छा पहले एक बात करता हूं, पहले 17,000 के बारे में बात करूंगा, ठीक है। जब ए ने ये पेमेंट दिया ना, तो ए ने बोला कि इस पेमेंट को आप क्या करोगे, इस पेमेंट को आप 7,000 माइनस करना, फिर 6,000 माइनस करना, और फिर ये 10,000 में के 4,000 माइनस करना। मतलब ए ने बताया कि कैसे आपको अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूट करना है पेमेंट को, उसके बारे में ए ने ही बता दिया। तो जैसा ए ने बोला है वैसा सुनो, पहला जैसा ए ने बोला है वैसा सुनो। या अगर मान लो ए जो है वो 7,000 का पेमेंट करता, तो जरा मुझे सोच के बताओ ये डीम्ड किसका माना जाता पेमेंट, सर ये ट्रांजैक्शन 3 का पेमेंट माना जाता, बराबर ना। ये 7,000 वाला जो बैलेंस है उसका पेमेंट माना जाता। तो हम कहते हैं कि जहां डीम्ड है वहां डीम्ड अप्रोप्रिएट कर लो, और जहां एक्सप्रेस बोला गया है, स्पेसिफिकली बोला गया है, उस जगह उस तरीके से आपने अप्रोप्रिएट करना है, ठीक है। देखो पहला, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वे डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, इंडिकेटेड मतलब बताया हुआ है। वे डेटर ओइंग सेवरल डेट्स, बहुत सारे डेट्स है, मेक्स पेमेंट आइदर विद एन एक्सप्रेस इंटीमेशन, क्या किया है बोलो, एक्सप्रेस बताया है, या अंडर सर्कमस्टांसेस इंप्लाई कर रहा है, मतलब सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कुछ इंप्लाई कर रहा है। तो आपको पेमेंट है ना उस तरीके से अकॉर्डिंगली आपने अप्लाई करना है। क्या करना है बोलो, आपने पेमेंट को क्या करना है, सभी लोग बोलो ना सर, आपने पेमेंट को क्या करना है, अप्लाइड करना है अकॉर्डिंगली। कैसे करना है बोलो, अप्लाई करना है अकॉर्डिंगली। आस्था कह रही है सर आपने सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बताया ही नहीं, कैसी बातें कर रहे हो आस्था। मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिया था, शैमल वाला एग्जाम्पल लिया था, बोला भी तो मैंने कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया वैलिड है, बाद में सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो वॉइड हो जाते, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वॉइड बन जाता है, ऐसा कहा भी मैंने, है ना। ध्यान दो बेटा, है ना। चलिए ये पहला हुआ, ये क्या हुआ बोलो जल्दी से, पहला हुआ, ठीक है। अब मैं सेकंड पॉइंट के ऊपर चल रहा हूं, सेक्शन 16, एप्लीकेशन वेयर द डेट डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। क्या बोला यहाँ पे, डेट डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, मतलब आपने कुछ भी नहीं बताया। क्या बोल रहा हूं मैं, आपने कुछ भी नहीं बताया। अब मैं सेकंड पॉइंट के ऊपर चल रहा हूं, ये सर 59 हुआ, अब ये आने वाला है सेक्शन नंबर 60 के बारे में, ठीक है। चलो सर सुनना सुनना सुनना, ये दूसरा सर्कमस्टांस है सर, 3 ट्रांजैक्शन है, 10, 6, 7,000, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे पेमेंट कर दिया गया है कितने का, अब मान लो यहाँ पे 15,000 रुपए का पेमेंट कर दिया गया है, किसके द्वारा, ए के द्वारा शॉपकीपर को, ठीक है। अब सवाल बनता है कि 15,000 को कैसे अप्रोप्रिएट करें। अगर ए ने कुछ बोला है तो उस हिसाब से करो, पर ए ने कुछ नहीं बोला, तो बोला गया है क्या कि एसके की मर्जी यहाँ पे आ जाती है, शॉपकीपर की मर्जी है कि 15,000 को वो कैसे डिस्चार्ज करना चाहता है, कौन से डेट को, ये शॉपकीपर की मर्जी है। शॉपकीपर चाहता है कि ये 15,000 को 6,000 पहले लगाए,
फिर उसके बाद 7,000 यूज करे और फिर उसके बाद 10,000 में से यूज करे, तो वैसे करो, जैसा शॉपकीपर को लगता है वैसा करो। क्या कहा मैंने, बोलो, जैसा शॉपकीपर को लगता है उस प्रकार से डिस्चार्ज करो। ओके सर मुझे बताइए इससे, अच्छा एक बात ध्यान रखना, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूटेड डेट है, क्या कहा मैंने, बोलो, अगर कोई डिस्प्यूटेड डेट है उसको क्या नहीं कर सकते बेटा, उसको यहाँ पे सेटल नहीं कर सकते। जैसे देखो ये जो 6,000 का ट्रांजैक्शन था ना, तो ए का कहना था इसमें खराब गुड्स आ गए, मैं पैसे नहीं दूंगा। शॉपकीपर का कहना था नहीं नहीं पैसे देना पड़ेगा, यहां डिस्प्यूट हो गया। तो शॉपकीपर क्या नहीं कर सकता, इस 6,000 के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना। डिस्प्यूटेड डेट नहीं चलेगा। सर अगर कोई टाइम बार्ड डेट है, मतलब ऐसा डेट जिसको 3 साल बीत चुके हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ सर, टाइम बार्ड डेट को अपन लोग एडजस्ट कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, बोलो, टाइम बार्ड डेट को अपन एडजस्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। आओ पढ़ा देता हूं, देखो, वे डेटर हैज ओमिटेड, मतलब डेटर ने कुछ भी नहीं बोला, ए ने कुछ भी नहीं बोला, देयर इज नो अदर सर्कमस्टांसेस इंडिकेटिंग पेमेंट टू बी अप्लाइड, क्रेडिटर में अप्लाई एट हिज डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन मतलब चॉइस, अपने चॉइस पर, है ना, टू एनी लॉफुल डेट एक्चुअली ड्यू एंड पेबल, जो एक्चुअली ड्यू भी होंगे और पेबल भी होंगे, वेयर इट इज रिकवरी एंड इज और इज नॉट टाइम बार्ड। क्या बोला, वो टाइम बार्ड है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखो हाउएवर ही कैन नॉट अप्लाई फॉर द डिस्प्यूटेड डेट। क्या वो डिस्प्यूटेड डेट के लिए अप्लाई कर सकता है क्या? नहीं सर, वो डिस्प्यूटेड डेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। समझ गए आप बात को? बोलो जल्दी से मुझे, क्या बात को समझे? तो 59 हुआ, 60 हुआ, अब 61 के ऊपर चलूंगा। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, तीसरा किसके बारे में बात करता है? 61। आ जाओ समझते हैं। 61 कहता है कि ना मैंने बताया ना शॉपकीपर ने अप्रोप्रिएट किया। क्या कहा मैंने, बोलो, ना मैंने बताया ना शॉपकीपर ने एडजस्ट किया, तो अपन लोग बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एडजस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोलो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 वाले इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। समझे आप बात को? यस, मतलब सर अगर 12,000 का पेमेंट हुआ तो ये 12,000 में सबसे पहले बन जाएगा, और फिर जो 2,000 रुपए बचेंगे ना, वो 2,000 रुपए सेकेंड डेट के टुवर्ड्स एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए सर देखो यहाँ पे क्या, where neither party makes appropriation, the payment shall be applied in discharge of the debts in order of time. Order of time मतलब बोला जाता है यहाँ पे chronological order, है ना, and are or are not barred by limitation, मतलब टाइम बार्ड है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। सर डेट्स अगर इक्वल स्टैंडिंग के तो आप प्रोपोर्शनेटली डिस्चार्ज करोगे, मतलब जैसे एक ही दिन के ऊपर मान लो 10,000 और फॉर एग्जाम्पल 4,000 का डेट हुआ होता और पेमेंट इसने 12,000 दिया होता बेटा, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये आते, तो बोला जा रहा है 12,000 को 10:4 में डिवाइड करना और अकॉर्डिंगली वो रिस्पेक्टिव डेट्स को एडजस्ट करना। ठीक है ना, ऐसा इनका कहना है। ठीक है सर, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान दो सर, ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो परफॉर्म करने की जरूरत ही को नहीं, क्या बोला यहाँ पे, जो परफॉर्म करना ही नहीं पड़ता आपको, ठीक है ना, लेकिन कब? विथ कंसेंट ऑफ बोथ दी पार्टीज, मतलब जब दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड करे। क्या कहा मैंने, बोलो, जब ए और बी आपस में डिसाइड करे तब मैं कहूंगा कि पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा देखो, सबसे पहला है बेटा नोवेशन, रेसेशन, अल्ट्रेशन। क्या है, बोलो, नोवेशन, रेसेशन, अल्ट्रेशन, नोवेशन, रेसेशन, अल्ट्रेशन। ठीक है ना, नोवेशन, रेसेशन, अल्ट्रेशन। अब देखो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, खटाखट सारी चीजें समझ जाएंगी। मैं मेरे बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। ओके, मैं जाता हूं सुनील भैया के पास, मैं कहता हूं मुझे क्या चाहिए भैया, मैं आपको 1.5 लाख रुपए दूंगा, बदले में आप मुझे क्या देना, बदले में आप मुझे आईफोन देना। क्या देना, बोलो जल्दी से, बदले में आप मुझे आईफोन देना। ठीक है, आईफोन कौन सा देना, आईफोन आप मुझे दे देना 256 GB वाला। ठीक है ना, ओके, 256 GB वाला, परफेक्ट है। मैं कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया। अब जब मैं घर पे आया ना, तो मम्मी का क्या कहना था, मम्मी का कहना था अरे क्या करेंगा बेटा इतना महंगा फोन लेके, फोन का काम क्या होता है, फोन का काम होता है कॉल आना चाहिए, कॉल लगना चाहिए, व्हाट्सएप आना चाहिए, व्हाट्सएप जाना चाहिए, मैसेज आना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए, हो गया, तो क्या इतना महंगा फोन लेंगे। मैंने कहा बात तो सही है मम्मी, है ना। तो मम्मी ने एकदम मेरा मन परिवर्तन कर दिया।
मैंने सुनील भैया को फोन किया, मैंने कहा भैया देखो आपने आईफोन नहीं बुलाया ना, वो कहता है नहीं नहीं मैंने नहीं बुलाया। मैंने कहा एक काम करो, आईफोन वाले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो और मुझे उसके जगह क्या करो, सुमसुम का एक फोन दे दो। क्या दे दो? सुमसुम का एक फोन दे दो, बढ़िया से 12-13 हजार का, मस्त एकदम काम अपना चल जाना चाहिए करके। तो अब क्या हुआ, मैंने ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके नए कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया, नए कॉन्ट्रैक्ट को लागू में लाया। आईफोन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके मैंने लाया किसका कॉन्ट्रैक्ट बोलो ना, सैमसंग का कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है वो सुनील भैया के साथ ही हो, या हो सकता है सुनील का भाई है बेटा कपिल, कपिल के साथ भी हो सकता है। आप समझे क्या बात को? तो सेम पार्टी के साथ हो या अलग पार्टीज के साथ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके नया लाया तो उसे बोला जाता है नोवेशन। क्या बोला जाता है बोलो? नोवेशन। ठीक है ना? ओके ओके सर, परफेक्ट है। अब मैं घर पे आया, मम्मी ने ऐसी बात बोली ना, मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मैंने कहा मम्मी अब मुझे आईफोन भी नहीं खरीदना, मुझे कुछ नहीं खरीदना। मैं फोन करता हूँ, मैं कहता हूँ सुनील भैया फोन बुलाए क्या? वो क्या नहीं बुलाया। मैंने कहा एक काम करो कैंसिल कर दो यार, मेरे को नहीं खरीदना, मेरा मन परिवर्तन हो गया, मेरी इच्छा ही नहीं रही अब, तो मैंने कैंसिल कर दिया। इसे बोला जाता है रेसेशन। रेसेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देना। फिर जब मैं अब तीसरा केस जो कहता है किसके बारे में, जो बात करता है यहाँ पे आपके साथ अल्ट्रेशन के बारे में। मैं घर पे आया, मम्मी कहती है अरे बेटा तू 256 GB का फोन लाया, अरे कम से कम 512 GB का तो लेता, आजकल इतने फोटोज रील शूट्स ये करते हैं तो ऐसे ही मेमोरी खत्म हो जाती है, 512 GB का कर दे। ये मेरे को पैरेलल यूनिवर्स में ये सब चीजें चल रही बेटा। ठीक है, तो मम्मी, मैंने फिर फोन किया सुनील भैया को, मैंने कहा क्या सुनील भैया देखो अपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स थे ना 256 GB, उसको तोड़ा सा उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को चेंज करो, तोड़े से वो टर्म्स को, और वो टर्म्स को अल्टर कर दो। ठीक है, तो इसे बोला जाता है अल्ट्रेशन। क्या बोला जाता है बोलो? अल्टर। मतलब कॉन्ट्रैक्ट वही है, क्या बोल रहे हो बोलो? कॉन्ट्रैक्ट वही है, कॉन्ट्रैक्ट वही है, बस उसके टर्म्स को थोड़ा सा मैंने क्या किया, अल्टर किया। इसे अल्ट्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो जल्दी से मुझे? इसे अल्ट्रेशन बोला जाता है। समझे क्या? सारे लोग बोलो मुझे, क्या आप इस बात को समझे क्या? है ना? यस सर। चलिए आगे बढ़े। देखो नोवेशन, नोवेशन का मतलब होता है सब्सटीट्यूट करना न्यू कॉन्ट्रैक्ट को ओल्ड से। If they do so, it will be case of novation. The old contract is discharged and consequently it need not be performed. New contract is substituted for it either between the same parties or between the different parties. Okay sir, है ना? जैसे सुनील कपिल दोनों आ गया, सेम पार्टी या डिफरेंट पार्टीज दोनों से हो सकता है। रेसेशन का मतलब क्या होता है? देखो रेसेशन का मतलब होता है रिसाइंड करना, यानी कि कैंसिल करना कॉन्ट्रैक्ट को। अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? अल्टर करना कॉन्ट्रैक्ट को, चेंज करना टर्म्स को। क्या कहा मैंने बोलो जल्दी से? चेंज करना टर्म्स को। इसे क्या बोला गया सर? इसे बोला गया, बोलो ना पट से, इसे बोला जाता है अल्ट्रेशन। डन है? चलो बोलो जल्दी से, डन है? यस सर। आ जाइए। अब बोला जा रहा है प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस प्रोमिसी। देखो यहाँ पे every promisee may dispense with or remit wholly or in part performance of promise made to him और may extend the time of performance। रेमिशन के बारे में मैं आपको बता रहे जा रहा हूं। किसके बारे में? देखो रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या होता है? जैसे देखो सर मैंने SBI से लोन लिया था 1 लाख रुपए का, ठीक है ना? ओके IG सर मैं उस लोन को पे नहीं कर पा रहा हूं, ओ हो मैं लोन को पे नहीं कर पा रहा हूं। तो SBI मुझसे कहता है काम करो, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करते हैं, आप 70,000 रुपए दे दो, हम आपके घर पे भी नहीं आएंगे, आप मत दो 1 लाख रुपए, 70,000 दे दो। तो इसे रेमिशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो? इसे सर रेमिशन कहते हैं। मतलब जहां पे आप रेमिट करते हो सामने वाले को, कुछ पार्ट को आप रिलीज कर देते हो। क्या कर देते हो बोलो? कुछ पार्ट को आप रिलीज कर देते हो। अब ये देखो इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ द प्रोमिसी टू अफोर्ड रीजनेबल फैसिलिटीज। याद आ रहा है वो पत्थरबाज बेटा अपना, क्या नाम है उसका? मनन पत्थरबाज, ये उसके बारे में बात है। तो अपन बोलेंगे प्रोमिसर यहाँ पे एक्सक्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सक्यूज। अब रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, और वॉइडेबल है मतलब ऑप्शन है एक पार्टी के पास कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने का, तो अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड होता है, रिसाइंड का मतलब होता है कैंसिल होता है, तो यहाँ पे रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होगा। मतलब जैसे याद है आपको कल जमीन वाला एग्जाम्पल था, कोवर्जन वाला, तो मुझे जमीन वापस मिलेंगी पर बदले में मेरे को 1 लाख रुपए भी लौटा देना पड़ेगा। क्या? हाँ सर 1 लाख रुपए भी लौटा देना पड़ेगा। इसे क्या बोला जाता है? रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट कहा जाता है। ठीक है, अब आता है कम्युनिकेशन ऑफ रेसेशन। मुझे बताइए सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर मैं रिसाइन कर रहा हूं तो मुझे क्या इस कैंसलेशन के बारे में अदर पार्टी को बताना पड़ेगा क्या?
हाँ सर, अदर पार्टी को बताना पड़ेगा, यानी कि दूसरे पार्टी को मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है। यस, अब देखिए ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट, जैसे याद करो वो जो अपना एग्जांपल है अजय देवगन वाला, मैंने अजय देवगन को 1 लाख रुपए दिए, बदले में वो मुझे शैमल देने वाला है, दाने दाने में मिर्ची का स्वाद, लेकिन बाद में मोदी जी आके बैन लगा देते बेटा शैमल के ऊपर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या क्या अजय देवगन को 1 लाख रुपए मेरे लौटाने पड़ेंगे क्या? हाँ सर, वो 1 लाख रुपए लौटाएगा, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट। क्या कहा मैंने, बोलो, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट अगर यहाँ पे होता है, तो वॉइड एग्रीमेंट अगर यहाँ पे होता है ना, और मान लो कि एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, टर्न्स आउट टू बी वॉइड, तो इसमें जो भी एडवांटेज मिला है क्या आपको रिस्टोर बैक करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल रिस्टोर बैक करना पड़ेगा। बस सर आखिरी सा कंसेप्ट है, छोटू सा कंसेप्ट है, चलिए फटाफट फिनिश करेंगे। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि सर आप लोग जानते हो कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना, तो पार्टीज के राइट्स आते हैं और पार्टीज के ऑब्लिगेशन भी आते हैं। तो इस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का खत्म हो जाना, खत्म का मतलब होता है फिनिश हो जाना, उसे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो आप खुद सोच के देखो। सर सबसे पहले तो परफॉर्म कर दो कॉन्ट्रैक्ट को, जो आपका प्रॉमिस है उसको परफॉर्म करो, जो सामने वाले का प्रॉमिस है उसको परफॉर्म करने के लगाओ। अपन लोग कहेंगे क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा सर म्यूचुअल एग्रीमेंट, जैसे अपन ने पढ़ा अभी नोवेशन, रेसेशन, अल्ट्रेशन, रेमिशन, उसके कारण भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब कि पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन खत्म हो जाते हैं, दो नए आते हैं, बट पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो गया ना, तो वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, बराबर है ना। यस सर। अब आता है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, मतलब क्या कि सर यहाँ पे बोला जा रहा है कि सामने वाले व्यक्ति ने एक, मतलब आप सोच के देखो, अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया प्रॉमिसी ने नॉन परफॉर्मेंस के लिए, जैसे मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं मेरे को कुछ परफॉर्म करने के लिए बोला था, मैं परफॉर्म नहीं किया, लेकिन प्रॉमिसी ने रीजनेबल टाइम में कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या उसको, मुझे एक बात बताओ, क्या उसको लॉस, ऐसा है कि वो 1-1.5 साल बाद अचानक आके अब मेरे को लॉस दे दे, ऐसा नहीं चलता बेटा, ठीक है ना। तो उसने एक्शन इमीडिएटली लेना चाहिए या रीजनेबल टाइम के अंदर लेना चाहिए, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज मान लिया जाता है। सर डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब कभी कभार डेथ ऑफ प्रोमिसर या इंसॉल्वेंसी से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बोलो, खत्म। सर डेथ से कौन से होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर पर्सनल कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है। क्या होता है, बोलो, पर्सनल कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। ओके सर। अब देखो डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर अगर कोई ब्रीच करे कॉन्ट्रैक्ट का, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब मेरे को कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना था बट मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, इसे एक्चुअल बोला जाता है। या एंटीसिपेटरी ब्रीच, कल के चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब, ये देखो यहाँ पे ही एंटीसिपेटरी ब्रीच है ना, तो कल पढ़ेंगे। मतलब क्या कि आप पहले से इन्फॉर्म कर रहे हो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करूंगा, हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करूंगा, पहले से इन्फॉर्म कर रहे हो, तो इस केस के अंदर ब्रीच बोला जाता है। और जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाते हैं। फिर ये मनन वाला एग्जांपल बेटा, अगर आपने रीजनेबल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। फिर प्रोमिसी चाहे तो रिमिट कर सकते हैं परफॉर्मेंस, यानी कि रेमिशन अपन ने पढ़ा था, वो जो एसबीआई वाला मैंने एग्जांपल दिया, 1 लाख की जगह 70,000 देके खत्म करो, तो 1 लाख वाले जो ऑब्लिगेशंस राइट्स थे वो खत्म हो गए, उसके जगह 70,000 वाले ऑब्लिगेशन आ गए, तो मैं कहूंगा पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। क्या हो गया, बोलो जल्दी से, पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। समझ रहे हैं क्या आप बात को, है ना। यस सर। अब देखो, अब दो एकदम भारी वाले पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। अब सबसे पहले ये वाला पॉइंट पढ़ा देता हूं, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी। ये तो बाकी पॉइंट्स तो बिल्कुल सेम थे पुराने वाले, तो उसमें कुछ नया नहीं था, ये दो पॉइंट थोड़े से अलग अलग है, ठीक है। देखो डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, क्या है, बोलो जल्दी से, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब इनका क्या कहना है, इनका क्या कहना है, सुनो, इनका कहना है कि देखो एक पार्टी, ये टाइमलाइन है बेटा, एक पार्टी ने क्या किया, एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई। क्या हो गई, बोलो, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता,
जैसे सेम शैमल वाला कॉन्ट्रैक्ट, पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब वैलिड था, बाद में मोदी जी ने आके बैन कर दिया, इसे सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोला जाता है। मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था घर बनाएंगे, जहां पे घर बनाना है बेटा वहां पे आप समझ लीजिए भूकंप आ गया, गड्ढा हो गया वहां पे बहुत बड़ा, आप घर ही नहीं बना पाऊंगा, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई। मान लो आप, मैंने आपको मशीन का ऑर्डर दिया था, आप मशीन का ऑर्डर देने से पहले ही क्या हो गया, आपके फैक्ट्री में आग लग के पूरी फैक्ट्री जल के खाक हो गई, तो मैं कहूंगा सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मैंने आपको घोड़ा देने का वादा किया था, देने से पहले घोड़े की डेथ हो गई, तो मैं कहूंगा ये भी होता है सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, बराबर ना। तो ऐसी मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, जिसके कारण सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, उसे सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। ये किसके कारण आ सकता है, देखो चेंज ऑफ लॉ शैमल हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो हॉर्स है वो मर गया था, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हुआ। फिर इसके अलावा नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स विच वाज नेचुरली कंटेम्पलेटेड फॉर परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट लाइक सम पर्सनल इनकैपेसिटी, जैसे कि डेंजरस मैलेडी, मतलब बोला जा रहा है कि अगर किसी पर्सन की मृत्यु हो गई या कोई पर्सन मैड हो गया, मैड मतलब पागल हो गया, अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको कुछ अकल नहीं रह गई, तो मैं कहूंगा ये भी होता है सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी। या कोई स्टेट ऑफ वॉर हो गया, यानी कि लोगों के बीच में वॉर रुकवा दी पापा, तो वो वॉर वाली अगर स्थिति आ गई ना, तो समझना बात को, मैं कहूंगा कि सर ये भी क्या होता है, ये भी सुपरवीनिंग इम्पॉस, मतलब इसके कारण कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाते हैं क्या, हाँ सर इसके कारण कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाते हैं, समझे आप बात को, है ना। चलिए सर, तो आपको याद रहेंगे अब ये चीजें। आ जाओ, अब बात करेंगे किसके बारे में सर, अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है बेटा कौन सा, मर्जर ऑफ राइट्स। कौन सा है बोलो जल्दी से, मर्जर ऑफ राइट्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सारे के सारे लोग ध्यान देना, ये तो मजेदार कंसेप्ट है एकदम, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट। देखो यहाँ पे सुनना, अच्छे से ध्यान देना, मैं एमवी सर के बारे में बात करूंगा, ठीक है। एमवी सर का बेटा क्या है, ये एमवी सर का एक घर है, अरे घर नहीं है, क्या बन गया है मेरे से, चलो ये एमवी सर का एक घर है, ठीक है ना, जल्दी लिखेंगे पिकासो ऑफ अल्टीमेट सीए करके, है ना, ये घर है जो एमवी सर की एक इन्वेस्टमेंट जैसी है। अब इस घर को किराए से किसने ले लिया, इस घर को किराए से मैंने ले लिया, आईजी सर ने ले लिया, ठीक है ना। कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए, मतलब अगले 12 महीने तक मैं इसका 10,000 रुपए प्रति महीने का किराया भरते रहूंगा, किसको, एमवी सर को। मेरे राइट्स कौन से बेटा, मेरे राइट्स है टेनेंसी के, किसके, टेनेंसी के। और एमवी सर के राइट कौन से, ओनर के राइट है, ठीक है ना। यस सर, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा आज हुआ, ये टाइमलाइन है 12 महीनों की, ये आज की टाइमलाइन है, ठीक है। 6 महीने बाद क्या होता है, 6 महीने के बाद बेटा आईजी सर है ना, मैं अब क्या बन जाता हूं, ओनर बन जाता हूं, यानी कि मैं एमवी सर से घर खरीद लेता हूं, बराबर। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पे मैं क्या बन गया, ओनर बन गया, तो क्या आगे के 6 महीने के लिए मेरे को किराया देना पड़ेगा क्या एमवी सर को, अरे नहीं सर। क्या हुआ, यहाँ पे जो मेरे टेनेंसी के राइट्स थे वो मेरे ओनरशिप राइट्स के अंदर मर्ज हो गए, क्या हो गए, मर्ज हो गए। तो जब राइट्स मर्ज हो गए, तो यहाँ पे अब जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था रेंट वाला, वो क्या उड़ गया क्या, वो क्या खत्म हो गया क्या, हाँ सर वो खत्म हो गया, बोलो जल्दी से, वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया, बोलो बोलो बोलो, क्या वो हो गया खत्म, हाँ सर वो हो गया खत्म, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बात कर रहा हूं मैं, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे द इंफीरियर राइट्स एंड द सुपीरियर राइट्स, सुपीरियर राइट्स थे ओनर वाले, इंफीरियर राइट्स थे वो कौन सा, टेनेंसी वाले। तो ये कौन साइड होते हैं और मीट इन वन एंड सेम पर्सन, इन सच केस इंफीरियर राइट्स क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं सुपीरियर राइट्स के अंदर, और सर पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत कोनी होवे, कोनी होवे, कोनी होवे, ठीक है। चलो कल अब अपन लोग यूनिट 5 को पढ़ेंगे, यूनिट 5 को पढ़ने के बाद कल अपन लोग यूनिट 6 को भी फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। 5 और 6 कल मैं आपका कोशिश करूंगा 5 और 6 फिनिश कर दूं। 7 अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुका है बेटा, तो 7 का जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मैं ऐड करा हुआ दिख जाएगा। तो एक्चुअली क्या है, कल मैं क्लास लूंगा, परसों क्लास नहीं होंगी, क्योंकि परसों एक्चुअली ये है ना, जो अपने इंटरमीडिएट है उनका मैराथन चलेगा, उनके एग्जाम्स है, तो उनके मैराथन क्लासेस चलेंगे। तो आप क्या कर लेना, जिन बच्चों ने नहीं देखा यूनिट 7, वो यूनिट 7 रिकॉर्डेड देख के रख लेना, मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दूंगा लिंक को, है ना। तो आप उसको वहां से देख के रख लीजिएगा, समझ रहे हैं आप बात को, है ना। फिर उसके अगले दिन से मैं 8th वाले यूनिट से फिर से कंटिन्यू करना चालू करूंगा।
परफेक्ट है क्या? बोलो 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 जल्दी से। होप सो बेटा आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा हो करके, ठीक है ना? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल गौरव शर्मा, बिल्कुल मेहनत करेंगे, सभी लोग मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। और इंटरमीडिएट में मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे लोग एज इट इज अपन ऐसी बैच बनाए इंटरमीडिएट के अंदर, राइट? एकदम बढ़िया से पढ़ो यार, एकदम तबीयत से पढ़ो मेहनत करते रहो, बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना? सर अगर आप में से किसी को भी ये बुक ऑर्डर करना है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है बेटा igsir.in के ऊपर। किसके ऊपर बोलो? igsir.in के ये साइट के ऊपर आप जाएंगे। आप यहाँ से सुपर चार्ट बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, आपको चाहिए तो आप हार्ड कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हैं। लगभग 7 से 8 दिन लगता है हार्ड कॉपी पहुंचने के लिए, जल्दी आ जाएंगी बट उससे लेट नहीं होती है। मेट्रो सिटीज में थोड़ा जल्दी आ जाती है, बट आप 7 से 8 दिन पकड़ते हुए चलो, ठीक है ना? ध्यान देना, सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या होता है बेटा? पीडीएफ मिलती है ऐप के ऊपर हमारे, और ये क्या होता है, और ये हार्ड कॉपी का मतलब होता है कि आपको किताब मिलती है करके। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो दोनों चीजों को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सेम कलर बुक आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सर सब्सक्रिप्शन आपको कहां पे मिलेगा? सर आपकी क्लासेस ultimatecA.com के ऊपर मिलेंगी। यहाँ पे गेट स्टार्टेड क्लिक करना, हमारी फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों की क्लासेस अल्टीमेट सीए पे होती है बेटा। न्यू सिलेबस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखो एग्जाम ओरिएंटेड बैच, ये जो है ना, ये क्वेश्चन एंड आंसर्स राइटिंग प्रैक्टिस सेशन है। तो मेरा जो ये है ना अपना क्या बोलते हैं, तो जो क्वेश्चन बैंक है, मैंने वो पूरे क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कराया हुआ इस बैच के अंदर। तो किसी का अगर क्वेश्चन एंड आंसर्स का प्रैक्टिस बहुत ही वीक है, यानी उसको कुछ भी नहीं जमता है, तो इस बैच से कर सकता है, ठीक है ना? इस बैच से बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। इसके अलावा एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जिसके कंसेप्ट थोड़े से बहुत ही ज्यादा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीक है, तो आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच लीजिएगा। और जो फर्स्ट टाइम लॉ को पढ़ना चाहता है वो फुल लेक्चर्स की बैच यहाँ से परचेज कर सकता है। तो एग्जाम ओरिएंटेड में आप ऐसा समझ लो कि जो मेन कंसेप्ट है अगर वो 100 है तो एग्जाम ओरिएंटेड में 80 होते हैं, मतलब कि वहां पे 10 एग्जाम्पल होंगे मेन इसमें, तो एग्जाम ओरिएंटेड में 5 एग्जाम्पल होंगे। समझ रहे हैं आप बात को? कंसेप्ट पूरे पढ़ेंगे, 100% पढ़ेंगे, लेकिन ऐसी सारी चीजें वहां पे की जाती है, ठीक है? चलिए, इसके अलावा सर आप यहाँ पे इंटरमीडिएट भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको लॉ और ऑडिट दोनों सब्जेक्ट इंटरमीडिएट के कवर करवाता हूँ, राइट? होप तो आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। लेक्चर को लाइक जरूर कीजिएगा बेटा, नहीं किया, और कमेंट करके मुझे बताना आपको आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है ना? और आज का रिवाइज करके टास्क कंप्लीट आपने डालना है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आके कमेंट करोगे। बाकी कोई करे ना करे, अपने को कोई लेना देना नहीं, अपन अपने अच्छे से करना है, फुल फेथ में काम करना है, राइट? एकदम अच्छे से करिए बेटा, किसी भी बात का टेंशन मत लीजिए। मैं जानता हूं एग्जाम पास में आती है तो आपको डर लगना चालू हो जाता है, बट ऐसा कोई डर लग के कोई मतलब ही नहीं है ना? हाँ। तो आप केवल और केवल क्या करो, केवल आप बढ़िया से फोकस कीजिए बेटा। किसके ऊपर? आप केवल फोकस कीजिए अपने पढ़ाई के ऊपर। कौन क्या कह रहा है, मेरा दोस्त कितना पढ़ रहा है, मैं कितना पढ़ रहा हूँ, इससे कोई मैटर नहीं रखता। मेन आपका मैटर रखता है आप कितना पढ़ रहे हो करके, ठीक है ना? तो बस इसी बात का ध्यान रखो यार, अच्छे से पढ़ते रहो, बढ़िया से पढ़ते रहो, खुशी खुशी पढ़ते रहो, है ना? हमें अच्छा रिजल्ट लाना है, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है ना? देखो यार, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 साल अपने दे दो। अगर आपने ये 5 साल अच्छे से दे दिया ना, इन्वेस्ट कर दिया ना बेटा ये 5 साल, तो मैं आपको बता रहा हूँ आगे के आपके 50 साल बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये 5 साल नहीं दिए तो आपके आगे के 50 साल स्ट्रगलिंग बन जाएंगे, है ना? फिर आप स्ट्रगल करते रह जाओगे, फिर इधर उधर हाथ पैर मारना, वही थोड़े बहुत में सेटल हो जाना, ये सब चीजें हो जाएंगी। तो इट्स बेटर कि आप 5 साल बढ़िया से फोकस करके अच्छे से पढ़ाई के ऊपर ध्यान देके सीए बन जाइए। फिर उसके बाद आपके 50 साल आप एटलीस्ट वो काम करोगे जो आपको पसंद है। फिर आपको स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप आपको जो करना है करो, कोई आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया है। एक प्रकार से ठप्पा आपको लग जाता है ना, तो आपने प्रूव कर दिया है कि हाँ मैं कैपेबल हूं कोई भी चीज करने के लिए, राइट? थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।